जो इससे पहले मैप थे वो कुछ मैप वर्ल्ड के मैप थे, जरा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दे जरा एक, यहाँ सेव होगा। वर्ल्ड के मैप यहाँ सेव कर रखे, इन्हें एक फोल्डर में जरा ले आए एक बार। ये तो लाया था कि बस। गुड मॉर्निंग। अब मेरे लिए तो हर एक आदमी यहाँ जीरो है, चाहे उसे कुछ भी आता हो। आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। हम तो सीखने ही आए और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर तुम क्लास में बैठ के शर्म मानोगे, पूछोगे नहीं, तो तुम्हें नुकसान होने वाला है। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उनके पीछे भी सैकड़ों बातें हैं। मैं तो उनका जिस्ट या बिल्कुल निचोड़ बता रहा हूँ तुम्हें एक चीज़। और यूपीएससी, अगर तुम थोड़ी सी भी बात समझते हो यूपीएससी के बारे में, तो वो ये है कि यूपीएससी कोई रटा हुआ आदमी निकाल नहीं सकता। वहाँ एक ओवरऑल समझ, अगर किसी भी कंटेंट की आपको एक डीपली समझ है तो आप कर सकते हो फिर एनालिसिस, उसका डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालिसिस, और तब उस नॉलेज के बिहाफ पे लिख सकते हो अच्छे आंसर्स। पूरी बात की समझ। और मैं जितनी बात तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो हर बात एग्जाम में आनी नहीं है, उसका तो 10% ही आएगा, लेकिन जो वो 90% बात है, कंसेप्ट क्लियर ये करेगी। जब आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी फिल्म क्लियर है कि वहां चल क्या रहा है, वहां हो क्या रहा है। और हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? हम वो बुक इस बातचीत नहीं पढ़ रहे, हम तो इस बात को इसलिए पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि अगर कल को किसी भी वे में पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी में से कुछ आ जाए, यूपीएससी हर साल पी के अंदर पूछती है 4-5 क्वेश्चंस, मेन के अंदर पूछती है कम से कम सैकड़ों नंबर का इस टॉपिक से। क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हम पढ़ रहे, ये तो 10 मिनट का काम है मुश्किल से। जिस कंट्री के बारे में पढ़ते हैं उसकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स, कि उसका भूगोल क्या है वो पढ़ते हैं, और साथ में क्या पढ़ रहे हैं, उसकी उसकी पूरी हिस्ट्री। और हमें हर हिस्ट्री से मतलब नहीं है, जो हिस्ट्री का निचोड़ है उसकी पूरी हिस्ट्री का की पॉइंट वो पढ़ते हैं। आज का करंट सिनारियो, कि आज क्या चल रहा है उस पूरे जोन के अंदर, ये पढ़ते हैं। ठीक, यानी अब तक अप्रैल 2023 तक पूरे वर्ल्ड में हम पूरे वर्ल्ड से होते जाएंगे, और पिछले किसी कंट्री की हिस्ट्री 50-100 साल से, किसी की 20 साल से, ऐसे करते जाएंगे। तो पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री भी, पूरे वर्ल्ड की आज की पॉलिटी भी, ठीक, सारे करंट इश्यूज भी, सारे डिस्प्यूट भी, ठीक, ये सब आपको होते जाएंगे। और दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, इसके पीछे क्या कोजिज हैं, इसमें भारत का क्या मतलब वास्ता है। अगर हमने कल टर्की पढ़ा, संयोग से हर क्लास रिकॉर्डेड है, तो कोई आज ही आया हो और उसकी इससे पहले 2 क्लास छुट्टी हो, तो अपने घर जाकर दोनों क्लासों को देख ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने टर्की पढ़ा, पढ़ते हुए 2 दिन लगे, 2 दिन में से परफेक्टली कर दिया 2023 तक, कि अब भारत का इसके साथ क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। जितनी मैंने अब तक तुम्हें बात पढ़ाई उनका मैं एक सार बताऊं तुम्हें 5 मिनट के अंदर, तो वो सार ये है, मैंने तुम्हें कल भी बताया, और ये रिवीजन मैं अगले 1 हफ्ते तक लगभग करता रहूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा इसे। फिर ये टॉपिक लगभग इतनी बार घूम जाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने की रिवीजन की बिल्कुल भी। कि सारे यूरोप में एम्पायर था कौन सा? रोमन एम्पायर। ठीक, ये रोमन एम्पायर चलता रहा कब तक? 476 एडी तक। ठीक, और उसके बाद ये रोमन एम्पायर 2 पार्ट में टूट गया।
एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर बटना शुरू हो गया काहे में, छोटे छोटे किंगडम एंड डायनेस्टीज के अंदर छोटे छोटे राजवंश बनने शुरू हो गए, जो बाद में बहुत बड़ा रूप ले गए। जब तक रोमन एम्पायर था, ना तो कोई ब्रिटिश एम्पायर था, ना कोई स्पेनिश, ना कोई फ्रेंच, ना कोई अन्य। वो सब कहां थे? यहां। सबका हेड ऑफिस कहां था? रोम। तो ये बटना टूटना शुरू हुआ। वेस्ट में तो कहां बट गया? बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स में, ठीक। और ईस्ट में इसका नाम क्या पड़ा? बैजेंटाइन एम्पायर। जिसकी कैपिटल कहां थी? कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिपोल। उस समय का लग्जरियस सिटी, ट्रेड रूट के बिल्कुल ऊपर, ठीक, गेटवे ऑफ एशिया। इसके बराबर में ही पनप रहा था एक छोटी सी किंगडम 1299 से, जिसे मोहम्मद उस्मान ने इस्टेब्लिश किया था। उसी के नाम पे उसका नाम पड़ा उस्मानिया सल्तनत, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओटोमन एम्पायर। 1299 से उस्मान के द्वारा खड़ा हुआ यह एम्पायर 1453 आते आते एक बहुत बड़ी पावर बन गया। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, जो पिछली 2 क्लासों में थे उन्होंने की पॉइंट लिख लिए हैं। जो आज ही कोई आया हो छुट्टी पे था, वो इसकी वीडियो देख के सब कुछ लिखना आराम से। अभी तो वो सुने बातों को, छुट गया हो तो लिख ले, कुछ लगता हो नोट कर ले, कुछ भी। सबसे बेस्ट है हैंड रिटेन नोट्स, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स, ठीक। तो मैक्सिमम बातें अगर आप मेरी लिख पाओ, जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, हर बात नहीं लिखवाना चाहता, ठीक, वो तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है। तो की पॉइंट लिखोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, और हर समय आपके पास क्या होनी बहुत जरूरी है? एटलस। इसके बिना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में आने की ही नहीं, ये मस्ट है। अरेंज कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, लेनी है लेटेस्ट, ठीक। और जिस भी चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके मैप ये रहे। अब मैंने आपको बताया इसमें अरारात माउंटेन्स, तो ढूंढो कहां है अरारात माउंटेन्स। हाईलाइटर आता है या रेड पेन, 2 ही चीजें तुम्हारे पास, उसे फेरो उसके ऊपर को, 2 बार रिवाइज करो, आहिस्ता आहिस्ता इसे पूरे वर्ल्ड से निकलेंगे। अभी तो क्लास नहीं शुरू हुई है, तीसरी क्लास है मात्र। तो हर एक आदमी अपने पास एटलस रखो, इसके बिना वो चीज कर लो संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह वर्ल्ड में हम जा नहीं पाने के, ठीक। तो 1453 तक, 1453 तक ये एक बड़ा एम्पायर बन गया। इसने ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बैजेंटाइन एम्पायर उसे हरा दिया। और किसने? महमेद द सेकंड, महमेद द सेकंड। और इनकी राजधानी पे कब्जा कर लिया। किस पे? कॉन्स्टेंटिपोल, कुस्तुनतुनिया प्राचीन नाम, नया नाम लेटेस्ट इस्तांबुल सिटी के ऊपर। और इनका राज फैल गया ओटोमन एम्पायर का। कहां पर? पूरी वेस्ट एशिया के अंदर। कितने बड़े जोन के ऊपर? कि पहले इस बेल्ट में, फिर इस बेल्ट में, फिर इस बेल्ट में, और फिर इस बेल्ट में, यानी 3 कॉन्टिनेंट तक फैल गया। कौन? ओटोमन एम्पायर। कौन थे वो 3 कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, सारा नॉर्दर्न अफ्रीका, सहारा डेजर्ट के ऊपर का एरिया, ठीक। कौन? सारी वेस्ट एशिया और टोटल ईस्टर्न यूरोप। इतना बड़ा एम्पायर वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी भी इस्लामिक राज्य का नहीं रहा, जो 3 महाद्वीप तक हो और बहुत बड़ा इसका राज हो, ठीक। और इसका राज चलता रहा। और उसी समय एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट था जो स्टार्ट हुआ था 114 114 किससे? बीसी से। कहां जाने वाला? चाइना में एक हान डायनेस्टी थी, हान डायनेस्टी। उसने 114 ईस्वी के आसपास एक ट्रेड रूट शुरू किया था, ठीक, जिससे इस वेस्ट एशिया को, इस यूरोप को, नॉर्दर्न अफ्रीका को, इस पूरी बेल्ट को, सेंट्रल एशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सब से होते हुए रेशम, चांदी, सोना, ये सब सामान का ट्रांसपोर्ट होता था, कपास, मसाले, हर चीज। 114 से सिल्क रूट चल रहा था। कहां? चाइना से लेके यूरोप तक।
ये चलता रहा। लेकिन जैसे ही बीच में खतरनाक एम्पायर आया, ओटोमन एम्पायर, तो उसने ट्रेड रूट बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? 1450 में सिल्क रूट बंद हो गया। यहाँ एक फिल्म चल रही है, आपको अपने दिमाग में बैठानी है, ठीक। जैसे ही सिल्क रूट बंद हुआ तो हाहाकार कहां मच गया? यूरोप में। कच्चा माल आना बंद हो गया, ठीक। इनके बिजनेस व्यापार ठप हो गए, और अब ये भागे फिरते कहां? समुद्र के रास्ते ढूंढते हैं नए नए चीजों तक पहुंचने के लिए। तो ये भागते हैं पूरे वर्ल्ड में समुद्र के रास्ते और मजबूत करते हैं अपनी नौसेना और अन्य को। इनका आदमी पहुंचता है क्रिस्टोफर कोलंबस कहां पे? नॉर्थ अमेरिका। उससे मिलता है वहां पे एक बहुत बड़ा खजाना, कहां पे? मैक्सिको में। वर्ल्ड का चांदी का सबसे बड़ा रिजर्व चाहुआ हुआ डेजर्ट में। और उसके बाद वो तो अपना अभियान सीमित कर लेता है बस वहीं तक ही। एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, चांदी ने पूरा वर्ल्ड कैसे बदला, 1 मिनट के लिए। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में व्यापार के लिए इस सिल्क रूट पे भी और अन्य में भी क्या था? बार्टर सिस्टम। सामान के बदले सामान, कोई करेंसी नहीं थी, ठीक। तो स्टार्टिंग में लोग किसका व्यापार कर रहे थे? सामान के बदले सामान का। बाद में अब सामान के बदले सामान में कई सारी दिक्कतें हैं, हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, कि मुझे बेचना है अपना कद्दू, अब तुम्हें जरूरत है नहीं कद्दू की, मैं अपने को लिए फिर रहा हूं, ठीक क्या? तो इस सिस्टम के अंदर ड्यूल कोइंसिडेंस, दोहरा संयोग होगा तो सामान बिकेगा। मेरे सामान की जरूरत तुम्हें हो और तुम्हारे की मुझे हो, तो मैं अपना सामान बेच पाऊंगा। अब उस चक्कर में सामान ही खराब ना हो जाए, ठीक क्या? मेरे पास एक डायमंड है, मैं चाहता हूं चाय पीना, करेंसी कोई है नहीं, तो अब चाय वाले को डायमंड दे दूं मैं बावला? तो ऐसा संभव नहीं था। द इशू ऑफ फंजिबिलिटी, इशू ऑफ फंजिबिलिटी, इसे तोड़े कैसे? इशू ऑफ पेरिसेबिलिटी, ये खराब ना हो जाए, टूट के इसका सत्यानाश ना हो जाए, क्या करें इसका? तो बहुत सारी दिक्कतें थी, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। इसके स्थान पे क्या चला? गोल्ड कॉइन, सोना देंगे हम सब। संचय करना इसे आसान है, अपने पास रखना, व्यापार करना आसान है, ठीक। मोहर किसी भी राजा की लगी हो यहां से वहां तक कोई दिक्कत नहीं, सोना सोना है, ठीक। लेकिन सोने की डिमांड भयंकर बढ़नी शुरू, जब व्यापार बढ़ना शुरू, इतना सोना कहां से लाए? तब यूरोपियन के हाथ क्या लग गई? चांदी, कि हाँ ये करेगा ऐसे इंटरनल क्या? बाईपास। तो सोने को, गोल्ड को किसने बाईपास किया? चांदी ने। उसी समय इस चीन से बड़ी मात्रा में स्टार्टिंग से क्या जा रही थी? ठंडे देशों में उपयोग होने वाला पेय पदार्थ चाय। तो चाय के बदले यूरोपियंस चीन वालों को क्या देते हैं? चांदी। कब की बात है? 1800 की बात है, ठीक। एक तरफ चाय चल रही तो एक तरफ क्या जा रही? तो बताओ, जिस देश के पत्ते किस भाव बिक रहे हो? चांदी के भाव, तो इसकी चांदी कटनी तय। अब यहां पे जो लोग चांदी दे रहे थे उन्हें लगा ऐसे सारी चांदी कहां पहुंच जाएगी, ये पत्ते बेचते रहेंगे और चांदी सारी कहां? चीन में। इन्होंने क्या शुरू किया? इंडिया कंट्रोल में था उस समय इनके, यहां पे ओपियम, अफीम उगाने शुरू कर दी, कि कोई बात नहीं, अफीम बेचेंगे तुम्हें। अब ये अपनी अफीम कहां बेच के आते? चीन वालों को, और बदले में क्या ले आते इन पैसे? तो इसे कहते हैं दिमाग। चांदी दे के आए और अफीम बेच के चांदी फिर वापस ले आए। चाय के बदले क्या मिली इन्हें? अफीम। तो पूरा चीन नशे में धुत, उथल पुथल, बुरी हालत, ठीक। और इस चक्कर में हुई 1839 से 2 वार, जिसे वर्ल्ड में कहते हैं ओपियम वार। और जो देश नशा नशा करता हो, लड़ने की उसकी हिम्मत है ही नहीं। तो पूरी कंट्री 2 बार हारी, सारी चाइना। किससे? ब्रिटिशर से। अंतिम आगे कान पकड़ लिए कि भाई साहब जैसा आप कहोगे ऐसा ही मान लेंगे, बताओ क्या करना है। हमें कहा कि हमें यहाँ चाय का व्यापार करना, कोई रोकने वाला ना हो, और हमें क्या चाहिए? पोर्ट। इसके लिए तो पूरी एक सिटी चाइना को देनी पड़ी, इसका नाम आज क्या है? हांगकांग। तो चांदी वो ताकत थी जिसने सोने को रिप्लेस किया, इनके व्यापार बढ़ाए और पूरे वर्ल्ड तक अपने व्यापारों को लेकर गए, एक नया सामान दे के। इसी दौर में 1450 में रास्ता बंद होते ही भारत तक पहुंचे लोग कब? 1498 में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय सी रूट। कौन आया? वास्को डी गामा, कालीकट। तो अब ये एम्पायर बहुत बड़ा हो रहा था और इसकी दुश्मनी किससे बढ़ रही थी? इन एम्पायर से।
1800 आते आते ये तो अपने डाउनफॉल की ओर गया, और यूरोपियंस के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, उन्हें कच्चे माल की ओर भयंकर डिमांड होनी शुरू हुई, और वो अपने कच्चे माल के लिए अब तक तो केवल अपने व्यापारिक कंपनी बना बना के सामान मंगवा रहे थे, उन्होंने पॉलिटिकल इंटरवेंशन शुरू कर दिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, जहां भी कोई समस्या मिली वहीं पे ओवरटेक करना शुरू कर दिया। इनके पास दुनिया भर की रिसर्च थी, हथियार थे, टैंक थी, गोलाबारी थी, और इन्होंने बड़े आराम से दुनिया के 53 कंट्री अपने कब्जे में ले लिए। जब पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज कब्जा कर रही थी, तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना बहुत जरूरी है कि यह है कौन, यूरोपियंस यहां से कहां पहुंचते हैं, केप ऑफ गुड होप, प्राचीन नाम है किसका, केप टाउन का, और वहां से कहां आते हैं, इंडिया, कहां जाते हैं, इंडोनेशिया, और किसी खोज कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, कौन, कैप्टन कुक और एबेल तस्मान, दो आदमी, एबेल तस्मान एंड कैप्टन कुक, किसे खोजते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को। आज भी लीगली ये अंडर में है ब्रिटेन के, दोनों कंट्री, या क्या कहो क्लोजली एलाई हैं, कौन, इनके पास आज भी कोई राष्ट्रपति नहीं है, आज भी दोनों के अंदर 2023 में भी कौन है, गवर्नर, किसका गवर्नर, एलिजाबेथ गवर्नर, ब्रिटेन के महाराजा गवर्नर। ऐसे 16 कंट्री हैं जो 2023 तक भी खुल के साथ है किसके, ब्रिटेन के, या उसी के अंडर में है, किसके नाम लूं, आज भी कोई राष्ट्रपति नहीं है। इनकी लीगली सर्वे सर्वा आज भी कौन है, द क्वीन, अब क्वीन तो मर चुकी है, कौन आ गए हैं, किंग। ठीक, तो ये खोजते हैं रास्ते, व्यापार पे कब्जा करते हैं, और दुनिया भर से क्या चाहिए इन्हें, कच्चा माल, रिसोर्स, अपने उद्योग के लिए आदमी, तो दुनिया भर से गुलाम बना बना के लाते हैं। ठीक, और दुनिया भर से कच्चा माल लाते हैं, उस कच्चे माल के लिए कंट्रियों के ऊपर कब्जे करते हैं, और फिर उनमें झगड़े होते हैं। इंडिया में आए कौन, डच, डेनिश, फ्रांस, ये सब आए, और सब में आपस में युद्ध हुआ पहले, और उसमें अंतिम में कौन जीता, ब्रिटेन। तो एशिया के अंदर तो बड़ी पावर कौन बना, ब्रिटेन। अफ्रीका के अंदर भी झगड़े हुए सब जगह, जहां जहां ट्रेड रूट था वहां तो कौन रहा, ब्रिटेन, अपने ट्रेड रूट को करने के लिए प्रोटेक्ट। और बाकी इस पूरे जोन में दो कंट्री का बहुत बड़ा होल्ड रहा है प्राचीन काल से ही, एक का नाम है फ्रेंच, एक का नाम है बेल्जियम, बेल्जियम एंड फ्रांस, उनके अंडर में कौन रही है, दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जिसने विदाउट एनी नेगोशिएशंस भयंकर वार की, और पूरा कंट्री वार के माध्यम से ही सबको भगा के ही जीता, कौन है, कांगो। इसका ओल्ड नेम था बेल्जियम कांगो, अब नया नाम है कांगो रिपब्लिक। ठीक, तो इस पूरे जोन के अंदर कौन है, फ्रेंच और बेल्जियम, जिनका डोमिनेशन रहा है बहुत बड़ा। ठीक, कुछ पार्ट पे कौन थी, यहाँ ट्रेड रूट वालों पे ब्रिटिश। केनिया किसके अंडर में, ब्रिटिश के, तो केनिया, बेल्जियम, और ये इस पूरे कॉन्टिनेंट पे किसका राज रहा, दो का बस, कौन थे वो दो, एक स्पेन और एक पुर्तगीज। इनकी लैंग्वेज, कल्चर सब इनके जैसा है, तो ये बहुत क्लोज हैं किसके, स्पेन पुर्तगाल के। इनका होल्ड कहां रहा, तो कैसे पूरा वर्ल्ड, ब्रिटेन ब्रिटेन, एशिया के अंदर तो ब्रिटेन, अफ्रीका में फ्रांस, बेल्जियम, और यहां स्पेन पुर्तगाल, यानी अब सबके हाथ कुछ ना कुछ माल लग रहा है, सब लूट रहे हैं पूरे वर्ल्ड के रिसोर्स को, अपने घर भर रहे हैं। ठीक, इवन ये भी किसके अंडर में रहे, स्टार्टिंग में ब्रिटेन के, बाद में इन लोगों ने आजादी की मांग की, झगड़े किए, युद्ध किए अपने लिए, और ये आजाद कब हो गए, 1776 4 जुलाई। ठीक, स्टार्टिंग में ही, बाद में उन्होंने माना चलो ठीक है तुम आजाद हो गए। ये वाला हिस्सा बहुत लंबे टाइम तक क्या रहा, आज तक भी क्या है, लीगली ब्रिटेन का ही पार्ट, बस एज ए क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री, जिनके संबंध किससे अच्छे हैं, ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति आज भी कोई नहीं है, आज भी सर्वे सर्वा कौन है, ब्रिटिश क्वीन। ठीक, ये पूरा आइलैंड किसका है, क्या लिखा हुआ, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, तो पूरे वर्ल्ड में इन्हीं का राज था, कंट्री का। इनमें इन रिसोर्स को लेके झगड़े थे, जो झगड़ते बढ़ते बढ़ते क्या बन गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार।
और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई? 1914 से 1919 तक। इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार तक आते आते 1800 से और यहां आते आते ये ओटोमन अंपायर तो अपने डाउनफॉल की ओर था और लगातार युद्धों में व्यस्त था, कभी यूरोपियन के साथ, हंगरी के, बाल्कन के, रसिया के, ठीक। तो इसके चारों तरफ युद्ध थे, इतने भयंकर युद्ध थे कि जो इसके लोग थे, इसके अंदर रहने वाले भी, ये उन्हें भी बकस नहीं रहा था। मैंने कल बताया आपको, किसका एग्जाम्पल दिया? 1815 या 18 18 1818 सऊदी अरब के राजा किंग सऊद को और एक मौलवी को जंजीरों में बांध के ले गए ओटोमन अंपायर के सैनिक और हागिया सोफिया नाम की मस्जिद के सामने टांग दिया। सर काट के लाश को भी 3 दिन टांग के रखा, दुनिया को दिखाने के लिए हम कितनी बड़ी पावर है और हमारे खिलाफ बोलना कितना घातक हो सकता है। तब से लेके आज तक इनके संबंध आज तक भी नॉर्मल नहीं है। घृणा करते हैं दोनों कंट्री एक दूसरे से भयंकर वाली, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। तो ये अपने डाउनफॉल की ओर थे और यूरोपियन अपने पीक पे थे। अब ये तो 1800 से लेके 1900 आते आते ओटोमन अंपायर वाले हो गए कर्जमंद, भयंकर कर्जों में। कर्जे किसके? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इन कंट्रियों के। तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच में ही ये ओटोमन अंपायर वाले कर्जा लिए बैठे किससे? ब्रिटेन एंड फ्रांस से। और हेल्प कर रहे किसकी? ब्रिटेन फ्रांस के दुश्मन जर्मनी की, ठीक। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस 1916 में एग्रीमेंट करते हैं आपस में एक, जिसका नाम है क्या? सीक्रेट पैक्ट, स्काइस पिकोट पैक्ट। स्काइस पिकोट एक्ट होता है किसके बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के, कि अब हम हमला करेंगे पूरे ओटोमन अंपायर पे। और ये 1916 क्यों? इससे पहले क्यों नहीं, इसके बाद क्यों नहीं? कि मैंने तुम्हें बताया था, बहुत बड़ा कारण था कि पूरी दुनिया के अंदर कोल ही एकमात्र ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स था, कोल ही। और कोयले पे सब चल रहा था, इससे सब परेशान थे, पूरा यूरोप। कालिक उद्योग में स्टीम बनाओ, कोयला झोंको, और बुरी हालत पूरे सिटी की। लंदन स्मोक फेमस हो गया नाम से, ठीक है। तो इसका विकल्प मिल गया कब? 1908 में। क्या डेट थी? द फर्स्ट ऑयल डिस्कवरी ऑफ वेस्ट एशिया, जो कहां हुई? ईरान में, ठीक। कहां पर? क्या नाम है जी? जो रिवाइज करता होगा उसे पता होगा। दुनिया की फर्स्ट ऑयल डिस्कवरी इन वेस्ट एशिया। इससे अलग भी वो जगह हुई, लेकिन किसकी बात चल रही? वेस्ट एशिया की। कहां पे? मस्जिद ए सुलेमान, मस्जिद ए सुलेमान, ये थी वेस्ट एशिया की सबसे पहली ऑयल डिस्कवरी, जिसे किसने किया? एपोक नाम की एक तेल कंपनी ने। एंग्लो, कहां कंपनी थी? ब्रिटेन की। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, एपोक, जिसका नाम 1954 में क्या पड़ा? ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम। और जो पूरे वर्ल्ड में ऑयल की खोज कर रही थी, ऑयल की लूट कर रही थी, पहले अपने लिए और फिर पूरे वर्ल्ड के लिए। तो अब उन्हें लगा कि अगर जर्मनी की हेल्प कर रहा है कौन? ओटोमन अंपायर, और जर्मनी एक बार पहुंच जाता है इन ऑयल रिजर्व तक, तो हम तो गए, ठीक। उसे किसी प्रकार से रोकना है तो मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, इस पे हमला करेंगे, और जितने भी इसकी एंटी पार्टी हैं, खासतौर से सऊदी अरेबिया, उसे अपने साथ मिलाएंगे और इस पे अटैक करके इससे आधा आधा बांट लेंगे, 50-50। इन्होंने ऐसा ही किया। 1960 में अटैक शुरू हुआ इस पे, 1922 तक सब उधाड़ के फेंक दिया, सब खत्म, पूरा ओटोमन एम्पायर खत्म कर दिया। और 1922 तक सारे ओटोमन साम्राज्य पे कब्जा हो गया किसका? ब्रिटेन और फ्रांस का। ये कहानी में बता रहा तीसरी बार, किस लिए? ताकि हो सकता है बेचारा कोई एक बार में ना समझ पाए, 2 बार में समझ ले। सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग है
कि यूपीएससी की तैयारी में अगर आपको रियल नॉलेज फील होगी तो वो कुछ टॉपिक्स में ही होगी बस। आईआर जो फिलहाल चल रहा है ये, साइंस टेक इकोनॉमी, बाकी टॉपिक ट्रेडिशनल है, वहां जो जैसा है बस ऐसा है, आपको पता लगने वाला है। कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ी बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ तो दुनिया भर की बात है, पूरा वर्ल्ड घूमने वाले आप। अब ये सारा जोन किसका हो गया? अब इस पे कब्जा हो गया ब्रिटेन एंड फ्रांस का। और जितने भी कंट्री आज यहाँ हैं, टर्की, सीरिया, इराक, सब देने किसकी? ब्रिटेन और फ्रांस की। उन्होंने सबसे पहला कंट्री बनाया क्या? टर्की। और वो कब? 1923 में, 1923, 29 ऑफ अक्टूबर। और इससे पहले 1922 में अवसर दिया सबको, द ट्रीटी ऑफ लूसाने। लूसाने स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जहां पे एक ट्रीटी हुई जिसमें कहा गया कि जितने भी लोग क्रिश्चियंस हैं और ओटोमन एम्पायर में रहते हैं, अभी उनके रास्ते खुले हुए हैं। किसके लिए? यूरोप के लिए। और कितने लोग यूरोप गए? 28 लाख क्या? लगभग 22 लाख या कितने? 22 लाख क्रिश्चियन कहां चला गया? ओटोमन अंपायर से यूरोप वापस। और मुस्लिम कितने आए? बस लगभग 3.8 लाख। और कुछ तो आए ही नहीं, बाद में आज की डेट में उनका एक कंट्री है जिसका नाम है अल्बानिया, द ओनली कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन विच इज इस्लामिक कंट्री। ठीक, तो यहां पे एक माइग्रेशन हुआ बहुत बड़ा, और उसके बाद क्या बना? एक कंट्री। इस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बना? मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। और उसने अपनी कंट्री को एक मिसाल बना दिया। अपनी कंट्री इस्लामिक कंट्री नहीं बनने दी, और क्या बनाई? एक प्रकार की रिपब्लिक जहां डेमोक्रेसी है बाकायदा, और प्लस क्या? आज तक दुनिया की एकमात्र मुस्लिम कंट्री जो सेकुलर है। कौन बनी? टर्की। तो ये बातचीत हमने बड़ी, टर्की बन गई। और बनने के साथ ही पूरी बात का सार ये है कि टर्की पिछले 2003 से 2014 तक एक आदमी कंट्रोल में चल रही है जिसका नाम है रेचप तैयब अर्दोगन। रेचप तैयब अर्दोगन, जिसने इसे सेकुलर ढांचे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक अनपढ़ आदमी इतना ताकतवर हो गया है कि वो देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है। इस देश की जो करेंसी है लीरा, वो संकट में है 2007 के बाद से ही। महंगाई चरम पे है। ठीक, और जब से इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ा है तब से यहाँ पे टूरिस्टों का आना बहुत कम हो गया है। इकोनॉमी इससे भयंकर प्रभावित हुई है। 2014 से 2023 आ चुकी है। ये कौन है फिलहाल? प्रेसिडेंट। कहाँ के? टर्की के। ये लगातार चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में वो कैंपेन जिससे बन जाए वर्ल्ड में इस्लामिक वर्ल्ड के हीरो, कैंपेनर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो आज सऊदी अरब को पीछे करके ये बनना चाहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड का हीरो। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के खिलाफ कुछ भी होगा तो जो सबसे पहला रिएक्शन वो कौन देंगे? अर्दोगन। चाहे म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम के खिलाफ होता हो, चाहे कश्मीर में होता हो। कश्मीर वाले इशू को पाकिस्तान के अलावा अगर किसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया था तो वो कौन था? अर्दोगन, जो लगातार हमें डिफेम कर रहा है, हमारी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब कर रहा है कि हम कर रहे हैं दुर्व्यवहार मुस्लिमों के साथ, अत्याचार इत्यादि। ठीक, क्या हम लाए एक कानून, क्या सा? जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देश के आदमी भारत में चाहते हो, तुम क्या देंगे उन्हें? शरण। जो माइनॉरिटीज है उन कंट्रीज के अंदर, जिसका भारत में बहुत बड़ा विरोध हुआ। कौन? सीएए। तो इस मुद्दे को जिसने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, वो कौन था? अर्दोगन। तो हम भी इससे परेशान, और ये पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है? हमें बदनाम। लेकिन ये कौन मेंबर है? ये नाटो का मेंबर है और G20 का मेंबर है। नाटो वो संगठन है जिसे कौन कर रहा है लीड? अमेरिका, जो रूस के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है सारी वेस्टर्न पावर का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 4 अप्रैल 1949 को, जिसमें कल ही एक नया मेंबर ऐड हुआ है फिनलैंड,
31st कंट्री। जब ये बना तो 12 कंट्री थे, ठीक, आज तक भी जिंदा है अपने आप को रखे हुए, जबकि रूस के बने हुए संगठन खत्म होते चले गए 1991 में ही। तो नाटो का एकमात्र मेंबर है पूरे वेस्ट एशिया में, ड्यू टू इट्स जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, क्योंकि ये भूगोल के रूप से ऐसी जगह स्थित है जहां से इस एशियन जोन की बहुत सारी पाइपलाइंस और इस एशियन जोन की क्या ट्रांजिट वे, यहां से रास्ते और पाइपलाइन जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये गेटवे है पूरे एशिया में एंट्री करने का लैंड बॉर्डर से, ये गेटवे है कहां, ब्लैक सी में एंट्री करने का। और यहां पे क्या है, 3 वाटर ट्रीटी, एक कर्च, एक बास्फोरस और एक कौन, डार्डेलियंस, ठीक। और तीनों में एंट्री कहां से हो सकती है, टर्की से होगी, बिना टर्की के नहीं हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है जियोपॉलिटिकल। अगर किसी क्षेत्र का भूगोल वहां की पॉलिटी पे इंपैक्ट डाले तो जियोपॉलिटिकल, और वहां की स्ट्रेटजी या वार कंडीशन पे इफेक्ट डाले तो जियो स्ट्रेटजिक। तो ये कंट्री बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, इवन इंडिया हो, इवन रशिया हो, या कोई नाटो। G20 का मेंबर है, फिलहाल दिक्कत में है पूरी इकोनॉमी, ठीक। जब से क्या चल रही है, रशिया यूक्रेन वार, तेल से लेके हर सामान के दाम बढ़े हुए हैं, और रूस से यूरोप को मिलने वाली तेल गैस रुक रही है। और यूरोप के आदमी क्या चाहते हैं, वो चाह रहे हैं नई पाइपलाइन लेके जाना, कहां से, इस जोन से कहां तक, टर्की के बिना, जिसे टर्की और भयंकर नाराज हो रहा है, और लगातार कहां जा रहा है, रसिया की ओर। क्या ले रहा है, नाटो मेंबर रसिया से हथियार ले रहा है, तो इस पे प्रतिबंध लग रहे हैं। और इसकी बड़ी बड़ी डील, जो सबसे बड़ी डील थी, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक विमान इसे मिलना था यूएसए का F-35, उसकी डील 100 विमान की यूएसए ने कैंसिल कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने ही, ठीक। अब इस कंट्री में अभी 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया है, 50,000 प्लस लोग मर गए हैं इसके एंड सीरिया के, ठीक। जिसमें भारत ने ऑपरेशन दोस्त एक कैंपेन चलाया, जिसने इसकी बहुत तारीफ मिली पूरे भारत की यहाँ पे, ठीक, जो मिलिट्री कोर थी हमारी उसके द्वारा। और इसने जो अपनी गलतियां थी वो कहना है कबूल की कि हम तुम्हारे साथ है, तुमने हमारी बहुत हेल्प की, ठीक। इस संकट के दौर में इतनी बात हमने कल तक पढ़ी, इतनी बात मेरे को डाउट है पूछ लो, वीडियो नोट्स इसके अवेलेबल हैं, आप रिवाइज कर लेना। उम्मीद है जो लोग 2-3 बार ये बात सुन चुके हैं उनके दिमाग में फिल्म बैठनी शुरू हो गई होगी। अब कहानी और भी लंबी है, भूगोल कराना हो तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे कराना है एक बार आपको हर चीज, कि जहां तक तुम पहुंच जाओ बस वहां तक तुम्हें सब पता हो, घबराने वाली बात ही ना बचे। कुछ पिक्चर फट सी रही है, लेकिन तुम पहचान पा रहे हो क्या हो रहा है, क्या है। हाँ, तो फाउंडिंग मेंबर हमने मिलके क्या बनाया है, कोई संघ। ऑब्जर्वर हम क्या नीति बनाएंगे वो तुम ऑब्जर्व कर लेना, ताकि तुम्हारे हमारे रिलेशन खराब ना हो, तो वो है ऑब्जर्वर कंट्री। तो अब हम पढ़ने वाले कौन सा कंट्री, अब कंट्री है सीरिया, जस्ट टर्की से लगा हुआ कंट्री है। किसकी बात चल रही है, सीरिया की। तो भूगोल तो पढ़ना ही नहीं, सीरिया में तो छोटी मोटी बातचीत है, रेगिस्तान है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक, क्या, और छोटी मोटी बातें हैं। पहले जरा छोटी मोटी बातें लिख लो एक बार, और फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। सीरिया सबको पीडीएफ दे रखी बाकायदा, वहां भी मैप है, लेकिन एटलस आपके हाथ में हो, और मच बेटर है कि अपने नोट्स आप खुद बनाते हो बाय हैंड। राजधानी दमस्कस, या इसे क्या बोलते हैं, बात छोटी हो एग्जाम में ना आए लेकिन लिखो आप, कैपिटल दमस्कस, दोनों मीडियम में बोल रहा मैं, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, दमस्कस या दमिश्क। ओल्ड नेम अल साम, प्राचीन नाम अल साम,
करेंसी सीरियन पाउंड, सीरियन पाउंड। अब तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, क्या थी वो बातचीत, कि टर्की में एक माउंटेन है जिसका नाम है क्या, अरारात। अरारात माउंटेन से दो रिवर निकलती है और दोनों कहां मिलती है जाके, इराक के अंदर। एक का नाम क्या है, टिग्रिस, और एक का नाम क्या है, यूफेरेट्स। यूफेरेट्स और एक कौन, टिग्रिस। बगदाद जिस नदी किनारे है, बगदाद, वो कौन है, टिग्रिस, फेमस सिटी। और पूरे वेस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है कौन, यूफेरेट्स, जो टर्की, सीरिया, इराक यहां से होके बहती है। ये दोनों रिवर मिलती हैं, इराक की सिटी है अल बसरा, अल बसरा। ठीक। अब ये पूरा वेस्ट एशिया ही एक वाटर क्राइसिस एरिया है, यहां पानी का बहुत बड़ा संकट है, और पानी के लिए जंग भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पानी जीवन है। तो इस पूरी बेल्ट में यही दो मेन रिवर हैं, छोटी मोटी और है लेकिन मेन रिवर ये दो हैं। ठीक। तो जो ईस्टर्न हिस्सा है जहां को रिवर जाती है वो एज मच एज डेवलप है। ठीक। इस जोन का वहां खेती होती है, सब ठीक है। लेकिन इस बेल्ट में कौन रहता है, इस बेल्ट में रहते हैं, यहां भी कौन रहता है, कुर्द। यहां भी कौन रहता है, कुर्दिश कंट्रोल। क्या देख रहे तुम ये, यहां भी कौन रहता है, नॉर्दर्न इराक, यहां भी कौन रहता है, कुर्द। तो आगे जो इराक ईरान भी है वहां में कौन रहता है, कुर्द। तो 4 कंट्री में फैला हुआ है, हर कंट्री में 18 से 20% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कौन है, ये कुर्द। तो कुर्द कंट्रोल जोन है, संपन्न जोन है, खेती होती है, और बोर्न फाइटर है। ओटोमन अंपायर के सबसे खतरनाक सैनिक कौन थे, कुर्दिश फाइटर, जन्मजात, जिनकी लड़कियां भी क्या हैं, फाइटर। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने सुना कि सारा जितना भी ये एरिया है किसके अंडर में था, ये तो ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर में था। और ब्रिटेन फ्रांस से आहिस्ता आहिस्ता क्या बन रहे थे, एक के बाद एक देश। तो एक देश तुमने बनता हुआ देखा कौन, 1923 में कौन बन गया, टर्की। अब औरों का नंबर था, जो कोस्ट से लगे हुए देश थे और जहां क्रिश्चियन से बाय कम्युनिटी थी, तो उस कंट्री की बात करते हैं कौन, सीरिया। सीरिया 1923 में, 1920 में तो क्या था, एक किंगडम। ये किंगडम किसके अधीन था, ओटोमन अंपायर के। जब ये 1922-23 में सारा अंपायर ही हार गया ओटोमन का, तो फिर इसे कब्जे में ले लिया 1 दिसंबर 1924 में। किसने, फ्रांस ने। डेट नोट कर लेना। स्टेट ऑफ सीरिया, स्टेट ऑफ सीरिया इस्टेब्लिश अंडर फ्रेंच मैंडेट, इस्टेब्लिश अंडर फ्रेंच मैंडेट। स्टेट ऑफ सीरिया का गठन फ्रेंच सरकार के अंतर्गत किया गया 1 दिसंबर 1924 को। यानी कुछ को तो फ्रांस ने कह दिया कि तुम तो बन गए अलग देश, इसे क्या बता रहा है, नहीं तुम हमारे अंडर में रहोगे 124 से। और कब तक रहा, उन्हें लग रहा था कि हमने इसे भी देश बना दिया तो कनेक्टिविटी पूरे सी जोन की अभी इसी के पास है। आगे कौन बैठी हुई, ब्रिटिश, तो हमें भी कंट्रोल में कुछ ना कुछ रखना है यहाँ पे सी के बराबर में। इजराइल वाला दोनों किसके पास चल रहा था, ब्रिटेन के। और फ्रांस ने क्या रखा अपने पास, कब तक, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार बिल्कुल फुल्ली खत्म नहीं हो गई। कब तक, 1946 तक।
तो सीरिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस 17 अप्रैल 1946। सीरिया फ्रांस से आजाद हुआ 17 अप्रैल 1946 में। आजाद तो 1945 में कर दिया, लेकिन फ्रेंच ट्रूप अंतिम जहां से कब गया, इस डेट को। आजाद तो कब कर दिया, इंडिपेंडेंट तो 45 में कह तुम इंडिपेंडेंट हो गए बाकायदा, लेकिन कब गए वापस यहां से, लास्ट फ्रेंच ट्रूप विड्रो फ्रॉम सीरिया ऑन 17 अप्रैल 1946। फ्रेंच सेना अंतिम रूप से यहां से वापस गई। अब कुछ देशों के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कुछ क्या बहुत समय होती है कि जैसे ही फ्रांस यहां से वापस गई तो अब यहां के लोग आपस में उथल पुथल सत्ता के लिए, तो एक प्रकार का यहां का पावर क्राइसिस शुरू हो गया। सत्ता में कौन आए, तो उसके लिए एक प्रकार की सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, लगभग सत्ता के लिए संघर्ष, ठीक, पॉलिटिकल वैक्यूम। तो इसी बीच में एक पार्टी थी, बाथ पार्टी। इस पॉलिटिकल वैक्यूम और झगड़े का अंत किसने किया, इस पार्टी ने। बाथ पार्टी केम इन पावर ऑन 1963। बाथ पार्टी 8 मार्च 1963 को सत्ता में आई। बाथ पार्टी केम इन पावर ऑन 8 मार्च 1963 बाय ए मिलिट्री कूप, बाय ए मिलिट्री कूप, सैन्य तख्ता पलट के द्वारा। सैन्य तख्ता पलट यानी एक आदमी कमांडर था, उसने सेना का एक गुट अपने कब्जे में लिया, कंट्रोल में, विश्वास में, और तख्ता पलट कर दिया और देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। और वो आदमी 12 मार्च 1973 को क्या बन गया, इस देश का राष्ट्रपति। बाथ पार्टी का पहले हेड बना और फिर राष्ट्रपति बना 12 मार्च 1971 को, हाफिज अल असद। हाफिज अल असद। हाफिज अल असद became the president of सीरिया। अब ये बताओ, अगर मुझे कंट्रोल करना हो पूरा कंट्री, तो डेमोक्रेसी वाली बात तो तुरंत खत्म करवाओ फटाफट ये, और क्या करो देश के अंदर लागू, इमरजेंसी, ताकि सेना को, पुलिस को एक्स्ट्रा अधिकार मिले। किसी को करना हो कंट्रोल, दमादम उठाओ, मारो, बात खत्म, जो भी आवाज हमारे खिलाफ उठाएगा। तो इस आदमी ने प्रेसिडेंट बनते ही देश में क्या करते हैं लागू, इमरजेंसी। इमरजेंसी इंपोज इन सीरिया, और इन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। इमरजेंसी इंपोज इन सीरिया। अब इमरजेंसी इंपोज कर दी, और ये आदमी, तुम कल्पना करो तुम्हारे कंट्री में कोई इमरजेंसी लगा दे, तुम्हारे सारे राइट खत्म हो जाएं, ठीक, और तुम्हारी कोई सुनवाई ना हो, तुम्हें कोई हमला करे, पीट दे, तो तुम्हारे पास एक रास्ता बचता है कि ठीक है हम बनेंगे, हम मानेंगे, लेकिन अब तुमसे लड़ेंगे। तो जनता इसके विरोध में थी, लेकिन क्या थी, दबी हुई, वो संगठित होकर अपनी आवाज उठा नहीं पा रही थी। इस कंट्री की क्या हालत है, इसमें कौन लोग रहते हैं, तुम्हें मैंने 2 दिन पहले एक बात बताई थी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जब ये देश बनाए तो इनके बॉर्डर भी कौन कर रहा था डिफाइन, ब्रिटेन फ्रांस। तो किस कंट्री में कितने परसेंट सिया हैं, कितने परसेंट सुन्नी है, कितने परसेंट कुर्द है, ये सबको पता है।
तो इस कंट्री में, सीरिया में 65% तो कौन है? सुन्नी लोग। 18% कौन है यहाँ पे? कुर्द। और 4% कौन है यहाँ पे? शिया। एथनिक स्ट्रक्चर ऑफ सीरिया, सीरिया में इतने इतने परसेंट लोग रहते हैं। ये कहानी में तुम्हें पहले बता के चला इसीलिए कि दुनिया में दो लोग हैं इस्लाम के प्यारे, और दोनों में इतना भयंकर प्यार है कि जहां भी रहेंगे प्यार रोके ना रोके। कौन है वो लोग? शिया और सुन्नी। एक दूसरे खून के प्यासे, बम बांध बांध के पटक जाएं, क्या बन जाए? आत्मघाती। तो कितना खतरनाक दिमाग चाहिए आदमी का। ठीक क्या? मैं तुम्हें घंटों घंटों पढ़ाऊं, सारी बात बताऊं, और अंत में क्या दे दूं? एक बम, कि बस मालवीय चौक जाना, एक नारा लगाना, अल्लाह अकबर, खेल खत्म, जाते पटक जाओ। तुम क्या बताओगे? आज के बाद नाने का भाई साहब बिल्कुल भी। ठीक क्या? तो कितना माइंड वॉश करना पड़ेगा, किस लेवल की ये जंग होगी इनके बीच में कि लोग मरने मारने को तैयार हैं पूरी वेस्ट एशिया के अंदर, दुनिया के हर देश में जहां भी ये है। तो जब ये सारी वेस्ट एशिया अंडर में थी ब्रिटेन और फ्रांस के, तो जितनी कंट्री वहां बन रही थी वो कौन बना रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस। उन्होंने हमेशा जानबूझ के जो पावर दी वो किसे दी? माइनॉरिटी को दी। बताओ 4% आदमी इस कंट्री में क्या चला रहे हैं? देश। तो कितने लोग हैं? 60 और 10 70 और 13, 83% लोग तो जो इनके देश में मेजोरिटी है वो कहां बैठे हैं? सत्ता से बाहर। और देश में तुम क्या लगाए बैठे? आपातकाल। और वो भी कब से? 1971 से। कब तक आपातकाल रहा? स्टिल कंटिन्यू, स्टिल कंटिन्यू, आज भी चल रहा है, खत्म हुआ है नहीं कभी। 71 से लेके सन 2000 तक इस देश को रूल करते हैं हाफिज अल असद, हाफिज अल असद। और सन 2000 में, कि मैं तो हो गया बूढ़ा, मैं कर रहा हूं पॉलिटिक्स 63 से, और आज क्या आली 2000, मुझे साल हो चुके हैं 40। अब मेरा बेटा बनेगा राजा। तो अपने बेटे बशर अल असद, इसे बना दिया देश का राष्ट्रपति, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। कहां है बसर जी? तुम्हें मैंने बहुत सारे फोटो इसीलिए भेजे, शायद तुम्हें मैंने फोटो भेजे नहीं अभी, भेजे ना? अभी लो, क्योंकि ये पूरा गेम तुम्हारे लिए है। इतनी बात जान जाओ, इतनी सीरिया वालों को भी ना पता हो। ठीक क्या? कि झगड़ा क्या है, दिक्कत क्या चल रही। ये तो कौन है? मिस्टर अर्दोगन। ये है फेमस हागिया सोफिया मस्जिद, गजब का नमूना आर्किटेक्चर का। ये है पिता पुत्र, हाफिज अल असद एंड बशर अल असद, असद फैमिली ऑफ सीरिया। और 1971 से कौन है ये? कब तक? 2000 तक राष्ट्रपति, और सन 2000 से 23 साल तो हो लिए। झूठ मूठ के चुनाव करवा देते हैं ये कभी कभी, और ये कहते हैं 90% ने चुना ऐतिहासिक रूप से हमें। तो क्या चल रहा है ये मजाक डेमोक्रेसी के नाम पे? और रोकने वाला वर्ल्ड में कोई नहीं। कहां संयुक्त राष्ट्र संघ, कहां संयुक्त राष्ट्र संघ, कहां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कहां अमेरिका, कहां रसिया? जनता मर रही है, पिट रही है, कहीं डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है। और इन सब का ठेकेदार पूरे वर्ल्ड का, कुछ भी बात नहीं उसके लिए। इसीलिए यूएनओ लूज दियर रेलेवेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी रेलेवेंसी खो चुका है। झगड़े कहीं हो जाए, मर कहीं जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बयान दिया, हम कंडेम करते हैं, दैट्स ऑल। तो अब इस कंट्री में ये क्या है? एथनिक स्ट्रक्चर, क्या कंडीशन है? तो बुरी हालत है इस पूरे जोन के अंदर। 1971 से कौन बैठा हुआ सत्ता पे? हाफिज अल असद। और वो हाफिज अल असद के बाद कौन आ लिया? उसी का बेटा बशर अल असद, सन 2000 से 2023 तक। तो लेकिन पहले वाले ने कर रखा था हाई कंट्रोल, दूसरे वाले के टाइम पे घटना हो गई। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं?
ये बताओ, इतने लंबे टाइम तक कोई डेमोक्रेसी खत्म कर दे और आपातकाल लगा दे, कोई आवाज ना उठे, तो जो आवाज उठती लोग उसे मारते। तुम देख रहे कि जिस कंट्री में सुन्नी केवल 4% हो। अब तुम एक सवाल नहीं पूछा तुमने कि ब्रिटेन ऐसा क्यों करता है इस पूरे जोन में कि जो भी माइनॉरिटी में होगा सत्ता उसके हाथ में आएगी। अगर कहीं पर कोई कम्युनिटी इस प्रकार से है, ये कोई 20%, कोई 60, कोई 4, ऐसे, तो कमजोर को सत्ता देने का एक लाभ है। क्या लाभ है? कि कंट्री हमने बनाया है, तुम्हारे हमारे संबंध है, हम सत्ता किसे दे रहे हैं? तुम्हें। अगर तुम्हें अपनी पावर मेंटेन करनी है तो तुम्हें हर समय क्या चाहिए? बेस्ट क्वालिटी हथियार। क्योंकि यहाँ के लोग आम लोग नहीं है जो इतने लंबे समय से, जैसे तुम अगर अभी चाहो AK-47 लेना तो पसीने छूट जाए, मिलने की नहीं खामा। और तुम AK-47 लेना चाहो पाकिस्तान में तो कहीं से मिल जाएगी मिनटों के अंदर। इवन कभी कभी जुमे की नमाज पे कहाँ बढ़ती है? मस्जिदों में। यानी जैसे कह देते हैं यहाँ पे प्रसाद, तो वहाँ क्या मिलता है? सबको 1 AK-47। अफगानिस्तान में बहुत आम है। यानी बहुत कम दाम पे लेके आतंकवादी कुछ बंटवाते हैं कि कोई भी लड़का जाए AK-47 ले, ट्रेनिंग ले, उसके बाद चालू बस। ठीक, तो हथियारों का बाजार बना रहेगा, इन्हें जरूरत पड़ती रहेगी। सेकंड काम क्या होगा? इनके रिजर्व ऑयल एंड गैस के इनका इस्तेमाल हम करते रहेंगे। किस नाम पे? इन्हें पावर मेंटेन करने में सहयोग देने के नाम पे। तो हथियार और एनर्जी, ये दो सबसे बड़े कारण हैं, और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना रहेगा इस पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। ठीक, तो अब इसका राज चल रहा था बशर अल असद का। कब से? तुम देख ही रहे 1971 से असद फैमिली कर रही है रूल किसे। लेकिन सब ठीक ही चलता, कोई बात ही ना होती अगर एक आदमी परेशान होकर आत्महत्या ना करता, जिसका फोटो मैंने तुम्हें सबसे पहले दिखाया। कौन है आदमी? मोहम्मद बोवाजी जी। कौन सी जी? बोवाजी जी। मोहम्मद बोवाजी जी एक वेंडर था, फल सब्जी बेचने वाला, और ट्यूनिशिया के अंदर काम कर रहा था, राजधानी के अंदर। एक महिला पुलिस वाली आती है और इसके साथ बदतमीजी करती है, इसकी पिटाई कर देती है पूरी टीम को बुलवा के। इससे भयंकर परेशान होता है, ये तुरंत जाता है अपनी दुकान छोड़ के, सारे सामान फेंक के किसके पास? जो सिटिया गवर्नर है, गवर्नर हाउस के पास। वहां भी कोई से गवर्नर से मिलने नहीं देता है। अंतिम में परेशान होके पेट्रोल लेता है और अपने ऊपर छिड़कता है और आग लगा लेता है। और इसकी जलते हुए की वीडियो, आवाज दे रहा है, तड़प रहा है, और किसी ने बना ली। और कुछ मिनटों की एक क्लिप जैसे ही पूरी कंट्री के अंदर फैली तो बस एक कंट्री जलना शुरू हो गया। और कौन था वो कंट्री? इस हाल में लोग आ गए, पूरा देश उबल गया एक आदमी के खिलाफ। इस कंट्री को रूल कर रहा था एक आदमी, किसे? ट्यूनीशिया को। छोटी सी कंट्री है बहुत ही। कहाँ की बात चल रही है? अगर आपने मैप देखा हो, इसलिए एटलस आपको बहुत जरूरी है। जहां हम अभी मैप पे थे कि बहुत जरा सा कंट्री है, कौन? ट्यूनीशिया, छोटा सा कंट्री है। तो यहां पे झगड़ा स्टार्ट हुआ। ठीक, और झगड़ा इतना भयंकर बढ़ गया कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यहाँ की जनता में, हमारी जनता में क्या है, जब तक ये झेल रहे थे, उसके बाद ये अपने घर से सामान उठा के सब तंबू तान देते हैं देश के मुख्य चौराहे पर, कि जब तक हटने का नहीं राष्ट्रपति तब तक यही है। और राष्ट्रपति इनका बेन अली। लिखते रहना कुछ बातों को, 2 ही 4 वर्ड है बस ये। ट्यूनीशिया को रूल कर रहा था कौन? डिक्टेटर बेन अली। कब से? यहां चारों तरफ क्या चल रहा है? चमत्कार। 1987 से 2011 आलिया को चुनाव ने कुछ नहीं है, 24 ईयर से एक ही राष्ट्रपति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बुरी हालत है। और जैसे ही ये क्रांति हुई तो इस क्रांति को एक नाम दिया गया, क्या? अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग। तुम्हारे PDF में इसकी पूरी कहानी लिखी गई है। अरब स्प्रिंग क्या? जिस महीने में स्टार्ट हुआ वो महीना स्प्रिंग का था या बसंत का, तो तभी नाम क्या दिया गया? अरब बसंत।
अरब बसंत। चूंकि ट्यूनिशिया का जो राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर, उसका नाम है जैस्मिन, तो इस क्रांति को नाम दिया गया जैस्मिन क्रांति। क्या कहा गया इसे? जैस्मिन रेवोल्यूशन। तो इसे अरब बसंत, अरब क्रांति या जैस्मिन क्रांति भी कहते हैं, जो स्टार्ट हुई कहां से? ट्यूनिशिया से। और इतनी खतरनाक स्टार्ट हुई कि राष्ट्रपति बेन अली के राजमहल या राष्ट्रपति भवन को चारों तरफ से घेर लिया जनता ने, पूरा देश इकट्ठा हो गया एक चिंगारी से, एक आदमी के मरने से, मोहम्मद बोवाजी थी, लोकल वेंडर। और राष्ट्रपति को अपना सपरिवार देश छोड़ के भागना पड़ा। इतना भी टाइम नहीं दिया कि ससम्मान सत्ता किसी और को सौंप के चला जाए। राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर लिया और देश से ही उड़ गया। और जैसे ये क्रांति सफल हुई, तानाशाही का 24 साल बाद अंत हुआ। किस कंट्री में? ट्यूनिशिया में। तो ये मैसेज तुरंत कहां पहुंचा? ऐसे दुनिया के हर उस देश में जहां तानाशाह बैठे हैं। कौन है तानाशाह? वो जिसने 1971 से और 2011 के बाद चल रही है अभी। सीरिया में 2023 में क्या चल रहा है, ये दिमाग में तभी आ सकता है जब आपको फिल्म का ये हिस्सा पता हो 2011 से क्या हुआ वहां पे। तो 2011 फरवरी की बात है ये, 2010 11 फरवरी, 10 से स्टार्ट हो गया था पूरा खेल, और 11 आते आते चारों तरफ फैलता चला गया। और अरब स्प्रिंग या अरब बसंत या जैस्मिन रेवोल्यूशन। ट्यूनिशिया में तो एकदम सत्ता पलटी, डेमोक्रेसी आई, सब ठीक हुआ। हालांकि अब तक भी सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उससे जितनी बुरी हालत थी उससे अब ठीक है, तत्काल की बात करें तो। ठीक। नोबेल पीस प्राइज मिला किसे? ट्यूनिशिया के कुछ संगठनों को, जिन्होंने राष्ट्रपति के भागने के बाद जहां हिंसा नहीं होने दी, सिविल वॉर नहीं होने दी, और ट्रांसफॉर्मेशन, चुनाव सब आराम से करवाया। ठीक है, ट्यूनिशिया के। अब बराबर में चमत्कार चल रहे थे। कौन देश की बात चल पड़ी? बराबर में तानाशाह उड़ा दिया, जनता सफल हो गई। एकदम मैसेज कहां गया? यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां तक भी गए। तो कहां पहुंचा? लीबिया। और लीबिया के अंदर भी चमत्कार चल रहे थे। लीबिया के अंदर ये है टोनी ब्लेयर, एक टाइम के प्राइम मिनिस्टर। किस कंट्री के? ब्रिटेन के। और ये कौन है? तुम देख रहे हो, चश्मा जबरदस्त वाला, मुअम्मर गद्दाफी। भयंकर शौकीन आदमी, अपने हाथ कैसे रखता? स्पेशल महिला कमांडो, सुंदर सुंदर, यानी साथ में मेल को भी ना रखता। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाता तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा एकमात्र आदमी ही था जिसके पास क्या थी? महिला कमांडो। यानी इसका राज चल रहा था। दुनिया की एक्ट्रेस, किसका नाम है जरा देखना कौन है? कैटरीना कैफ। कहां पहुंच गई? गद्दाफी के पास। तो ये फोटो बहुत वायरल हुआ। कौन? सैन्य तानाशाह। ये भी तख्ता पलट के द्वारा कहां आया? सत्ता में, लीबिया के अंदर। और कब? 1 सितंबर 1969। 1 सितंबर 1969। ठीक। सत्ता एक बार हाथ मिली छोड़ी नहीं। साल 2011 आ गए, कितने साल हो लिए? 42 साल। तो बताओ कहां डेमोक्रेसी, कहां कानून? तो 42 साल से एक ही आदमी रूल कर रहा था लीबिया को। हालांकि जनता को अपने पक्ष में करने के चक्कर में इसने टैक्स की भयंकर छूट दे रखी थी। तेल से लेके हर सामान बहुत सस्ता था, और पैसा डेवलपमेंट पे भी खर्च कर रहा था तानाशाही मेंटेन करने के लिए। जनता काफी हद तक क्या कर रखी थी? संतुष्ट। लेकिन तानाशाही, कोई आवाज उठाए तो तुरंत उसे मारे, ये समस्याएं वहां भी थी। जनता परेशान थी महंगाई या अन्य से, इसके डेवलपमेंट और अन्य कामों के बावजूद भी। और पूरी दुनिया के अंदर ये सपोर्ट कर रहा था किसे? आतंकवाद को, टेररिज्म को। एक घटना ने इसकी पोल खोल दी। नेट पे अपने घर जाना और डाल के देखना लोकर बी कांड, लोकर बी इंसिडेंट।
स्कॉटलैंड में जगह पड़ती है लोकरबी। एक विमान क्रैश हुआ जिसमें भारतीय भी थे आतंकवादी घटना के द्वारा, और उसमें किसका हाथ था? इसी आदमी का। और इस पे दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंध लगा दिए कि तुम आतंकवाद की फंडिंग करते हो, और ये प्लेन क्रैश के बाकायदा सबूत हैं किसके? गद्दाफी तक के। तो पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर बैन लगा। लेकिन इस देश में, लीबिया में, पूरी अफ्रीका में सबसे बेस्ट क्वालिटी का तेल है। तेल की भी कई क्वालिटी होती है। क्या? एक तेल होता है एक्सट्रीम लो सल्फर। एक्सट्रीम लो सल्फर। अगर किसी तेल के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत कम है तो उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत ही कम आती है, यानी उसे आप सिंपली निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बेस्ट क्वालिटी तेल है। जो सिंपल तेल है वो क्रूड ऑयल है, कच्चा काला गाढ़ा सड़ा हुआ तेल। उसे रिफाइन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट मिले हुए हैं, जिसे हम क्या करते हैं? इसे करते हैं हम रिफाइनरी के अंदर रिफाइन, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, और बनाते हैं अलग अलग सामान। सड़क पर डलने वाला चारकोल भी, होटल पर लगाने वाली पेट्रोलियम जेली भी, सब किससे बनती है? इससे ही। तो ये क्रूड ऑयल तो मिलता है बहुत जगह, रिफाइनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, और ये बेस्ट क्वालिटी लो सल्फर ऑयल कहाँ मिलता है? लीबिया के अंदर। बेस्ट। पूरे अफ्रीका में सबसे अर्बनाइज कंट्री था एट द टाइम ऑफ गद्दाफी। कौन? लीबिया। तेल भयंकर था और पैसे दुनिया भर के थे, और उस पैसे के दम पे ही ये बना रहा था एटम बम, न्यूक्लियर बम, जिसे पाकिस्तान इसे बेचकर गया था। पाकिस्तान ने पूरा वर्ल्ड मरवा दिया। जिसके पास भी आज एटम बम है वो कहां से गया है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ईरान, पाकिस्तान से लीबिया, पाकिस्तान से कोरिया, पाकिस्तान से म्यांमार, पाकिस्तान से श्रीलंका। और इसे भेजने वाला कौन? AQ खान, अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिसे आविष्कार करने के बाद पूरे जीवन अपने घर में क्या रखा गया? नजरबंद। मरा कुछ दिनों पहले अभी। क्यों? कि ये अगर चला गया तो सारे राज खोल देगा। किसे किसे दिया, कब दिया, बहुत पैसा कमाया इसने, और पिछने परवेज मुशर्रफ ने। दोनों आदमी मर चुके हैं फिलहाल पूरे वर्ल्ड में। आज कहीं भी अगर एटम बम गया है इलीगल रूप से तो वो दो आदमियों ने भेजा है, AQ खान ने और परवेज मुशर्रफ ने। टेक्नोलॉजी बेच दी, सामान बेच दिए पाकिस्तान के, ठीक अपने लाभ के लिए। परवेज मुशर्रफ ने किसे दिया? नॉर्थ कोरिया को। उसने बना दिया बाकायदा एटम बम। लीबिया ने बना नहीं पाया, इससे पहले हमले हो गए, तुम देखना अभी। तो यूरोप और दुनिया भर के देश इससे परेशान थे, क्योंकि आतंकवाद की फंडिंग करता है और इस पे एटम बम भी है, और कहीं अगर दिक्कत पड़ गई तो सब दिक्कत खड़ी कर देगा। क्योंकि 11 सितंबर को अमेरिका पे हमला हो चुका था। उन्हें डर था एक बार अगर इनके हाथ में आतंकवादियों के एटम बम आ गया तो टारगेट पे कौन होने वाले हैं? वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका। तो किसी भी रूप में इसके पास क्या ना आ जाए? एटम बम, किसी भी रूप में, नहीं तो कहां तक पहुंचेगा वो तुरंत एकदम। बताऊं कितना खतरनाक गुस्सा था ऐसे, जब इस पे प्रतिबंध लगा दिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में गया अपने देश की ओर से एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और वहां भाषण दे रहा है, और उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को माइक ही छीनना पड़ा सामने से। ये कंडीशन किसकी हो गई थी? इसकी। यानी ये आदमी एक तरफा वेस्टर्न वर्ल्ड को गाली दे रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कि हम खुल के इस काम को करेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने के, इत्यादि बहुत सारी बातें। तो यहां तानाशाही चल रही थी, कहां पर? लीबिया के अंदर। किसकी? मुअम्मर गद्दाफी की। और गद्दाफी से लोग परेशान थे। जैसे ही ट्यूनीशिया वाली आग गद्दाफी के पास तक पहुंची तो अब गद्दाफी के ऊपर तुरंत ही जितने भी इससे परेशान देश थे उन्होंने उन सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसे? ये तो सुन्नी था। जो इसके एंटी पार्टी वो कौन है? शिया। तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ना शियाओं के ना सुन्नियों के, वो अपने मतलब के हैं। उन्होंने इन्हें हथियार देना शुरू किया तुरंत ही। ठीक। और क्या बनाई? फला, फ्री लीबियन आर्मी। इन्हें हथियार मिलने शुरू, और यहां पे सिविल वॉर शुरू। अरब स्प्रिंग कहां पहुंच गया? लीबिया में। भयंकर वाला संघर्ष चला। राजधानी पे तुरंत अटैक करना शुरू किया
सियाओं के सपोर्ट में किसने? ब्रिटेन और फ्रांस के राफेल विमानों ने तुरंत हमला बोल दिया सीरिया के ऊपर, इसके लीबिया के ऊपर। और राष्ट्रपति राजधानी त्रिपोली छोड़कर कहां भाग गया? अपने गृह नगर, जहां का रहने वाला था, जहां का बच्चा बच्चा इसकी सपोर्ट में था। ठीक, ये लोग लगे पड़े लोग मेहनत से। ठीक, यानी अब पूरी सीरिया में सिविल वॉर चालू हो गई। हर एक आदमी के हाथ में क्या है? हथियार ही हथियार। और अंतिम में ये आदमी उस सिटी के अंदर छिपा हुआ था, और ऊपर कौन फिर रहे थे? ड्रोन, अटैकिंग ड्रोन, यूएसए के, ब्रिटेन और फ्रांस के। और बस इसे ट्रेस कर रहे थे कब ये सिटी से बाहर निकले। ये सुबह सुबह 5 बजे के आसपास एक काफिले के साथ सिटी से बाहर निकला, और निकलते ही ऊपर से मिसाइल लगनी शुरू, और सारा काफिला खत्म। और ये इस पाइप के अंदर गया, ह्यूम पाइप सड़क के नीचे। और ड्रोन ने तुरंत पहचाना, और पीछे कौन लगी हुई है? मिलिशिया, सिया मिलिशिया। उन्होंने इसे घेर लिया, और क्या हाल कर दिया। यहाँ से खींचने की वीडियो है इसकी, ये पड़े गद्दाफी जी। बुरी मार मारनी शुरू की जनता ने, यहीं से निकाल के टैंक के ऊपर बैठा लिया, और टैंक से लेके पूरी सिटी में घुमाते फिरे इसे। जरा जरा से बच्चे कोई थूक रहा है, कोई चप्पल मार रहा है, कोई कर रहा है। पूरी कंट्री में अपने राष्ट्रपति को, जिसने 42 साल तक इतना प्यार दिया, सारा प्यार वापस कर दिया। ठीक क्या? तो इसके मरते ही ये क्रांति कहां पहुंच गई? लीबिया में। आज की तारीख में लीबिया अब भी जल रही है। कब से लेके 2011 की वार लीबिया में रुकी नहीं है। लीबिया के अंदर आज 2 पार्टी सत्ता पे संघर्ष करने के लिए लड़ रही हैं। एक पार्टी का नाम है खलीफा हफ्तार, जो कहाँ लड़ रहे हैं? सीरिया में, लीबिया में। और दूसरा कौन है? सरकार द्वारा चुने हुए लोग। वार कंटिन्यू है बिल्कुल अब तक भी। लीबिया खंडर बन चुकी है। ठीक, जिस देश में बहुत डेवलपमेंट था एक टाइम पे, भले तानाशाही थी, वहां के फोटो बिफोर एंड आफ्टर, यानी पूरा देश खंडर है, वहां कुछ नहीं बचा। ठीक, सब खत्म। मिसाइल, झगड़े, तनाव। लीबिया विद गद्दाफी और लीबिया विद अमेरिकन डेमोक्रेसी। कौन बना रहे पिक्चर्स? न्यूज चैनल्स। कि जब तुम कह रहे तानाशाही थी, बुरी हालत थी, तब तो डेवलपमेंट था, अब यहाँ डेमोक्रेसी आ गई है। तो तुम्हें मैंने एक बात समझाई थी अभी कल परसों ही, कि दुनिया में ये जो नाटो है, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है। जहां इसका इंटरेस्ट होगा, उसके लिए कोई मरता हो मरे, जीता हो जिए, कोई मतलब नहीं है। कोई मानवाधिकार नहीं, कुछ नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी मैटर ऑफ रिसोर्स है, अगर कहीं रिसोर्स हैं, और स्पेशली किसके हैं? 4 चीजों के, यूरेनियम के, लिथियम के, आज की तारीख में ऑयल एंड गैस के, तेल गैस के रिसोर्स हो, लिथियम के हो, यूरेनियम के हो, वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। इन द सेंस यूएसए कंट्रोल में होने चाहिए। और ये 31 कंट्री उसे डिफेंड करेंगे। दुनिया में किसी भी देश में घुसना हो तो बस उस पर झूठे एलिगेशन लगाना शुरू करो, चाहे प्रोपेगेंडा स्टार्ट करो किसी भी रूप में, कि तुम तो टेररिस्ट हो, टेररिस्टों को पैसे दे रहे हो, देख लो यार सबूत, झूठे मोटे सबूत बनाओ, कुछ भी, कहीं भी हमला कर दो। टेररिस्ट का मामला ना मिले तो तुम तो तानाशाह हो यार, हम क्या बहाल करेंगे तुम्हारी डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, रिसोर्स के नाम पे, ह्यूमन राइट, किसके नाम पे? ह्यूमन राइट, इसके नाम पे किसी भी कंट्री में घुस जाओ और अटैक करना शुरू करो। एग्जाम्पल है कौन? गद्दाफी या लीबिया। गद्दाफी बुरा था, लेकिन जिसने इस पे हमला किया वो इससे बुरे थे। उन्होंने बच्चे, महिलाएं सब उड़ा के रख दिए। जिन जिन कंट्रियों पे हमले हुए हैं, ये उनके फोटो हैं। इराक, सब पे हमला करने वाले का नाम क्या है? अमेरिका। इराक पहले, जब तानाशाह बता रहे थे अमेरिका किसे? सद्दाम हुसैन। और उसके बाद लीबिया पहले और बाद में, यमन पहले और बाद में,
और सीरिया पहले और बाद में। ठीक, यानी दुनिया भर की समस्याएं शुरू हो गई इसमें। हुआ क्या आगे? कौन थे ये? गद्दाफी जी। अब इनके लिए कौन लड़ रहा है फिलहाल? ये खलीफा हफ्तार। मुझे पढ़ा नहीं आपको लीबिया? अभी तो आप दो आदमियों के नाम सुने, अब चल क्या रहा है वहां पे, हो क्या रहा है। बस जब एक बार आप किसी कंट्री को सुन लेंगे तो आपके दिमाग में एक फिल्म बैठ जाएगी। आप उसके की पॉइंट याद रखना, सब बात मत याद रखना। आप बहुत सारी बात भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो की पॉइंट है कि यहाँ हुआ क्या था, बस आपको इतना पता हो, दैट्स ऑल। कल को ये बात ना आए तो कुछ और बात आएगी। तो लीबिया खेल खत्म हुआ, 42 साल बाद एक आदमी से मुक्ति मिली। बस मुक्ति मिलने के बाद शांति नहीं हुई, झगड़ा स्टिल कंटिन्यू, आज भी चल रहा है। लीबिया के अंदर लूट चल रही है तकड़े वाली, और लूट में दोनों शामिल हैं। एक पक्ष में रसिया है, एक पक्ष में अमेरिका है, और यहाँ का तेल लूट रहा है। गद्दाफी के महल से 200 टन सोना लेके भाग गए हैं। कितना? 200 टन सोना। और वो कौन थी? अमेरिकन सील कमांडो। हमला किया, राजमहल पे हमला किया, वहां दुनिया भर की संपत्ति थी, जो छोड़ के भाग गया था ये, सोने से लेकर दुनिया भर की चीजें, वो सब किसने ठिकाना लगा दी, किसी को नहीं पता। यानी एक प्रकार के सिंपल शब्दों में पूरा वर्ल्ड घुमा रही है वो पावर्स, जिनके पास हथियार है, पैसा है, सब कुछ है। अब यहाँ पहुंची क्रांति, किसकी बात चल रही? अरब स्प्रिंग। कहाँ आई? इजिप्ट। चार बात जरा यहाँ की लिखो जरा एक बार। इसी प्रकार का तानाशाह कहाँ काम कर रहा था? इजिप्ट में, मिस्र में। उसका नाम था होसनी अल मुबारक। होसनी अल मुबारक। जो वेस्ट एशिया अफ्रीका के लोग हैं, मुस्लिम लोग, ये अपने नाम के सामने बीच में बिन या अल लगाते हैं, अल्लाह को समर्पित करते हुए। तो बार बार नाम क्या मिलेंगे? बसर अल असद, होसनी अल मुबारक। होसनी अल मुबारक राज कर रहा था इजिप्ट पे, एक तानाशाह। कब से? 1981 से। और राज करते हुए कितने साल हो लिए? क्योंकि फिल्म कहाँ चल रही फिलहाल? अभी 11 में। आज कुछ भी चल रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें समझना खेल कब से ये? 11 से। तो 11 से कितने, 81 से कितना आ लिया साल, कितने हो लिए? 30 साल हो लिए। 30 साल, कहीं 42 साल, कहीं 24 साल। यहाँ कितने थे? 24 साल। नो डेमोक्रेसी। ठीक, तो 30 साल से एक ही आदमी राज कर रहा था। ठीक, कौन? होसनी अल मुबारक। सेम टाइम पे फरवरी 2010-11 के बाद से हर तरफ ऐसे तानाशाहों के विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गया। अरब क्रांति कहां पहुंच गई? इजिप्ट। तुरंत ही जनता ने, यहाँ पे बहुत बड़ी सिटी है काहिरा, उसका एक बहुत बड़ा चौराहा है जिसका नाम है क्या? तहरीर चौक। तहरीर किलोमीटरों बड़ा है। लोगों ने अपने टेंट लगा दिए। तो हर तानाशाह वही करता है गलती जो हर राष्ट्रपति या अन्य लोग करते हैं सत्ता बनाने के लिए, कि जब भी जरा सा विरोध हो तो उस पर एकदम से क्या चलवाओ? गोलियां, लाठीचार्ज या कुछ भी। और जनता देती है एकदम रिएक्शन कि आपके हमारे जानने वालों पे लाठी लगी, और जो नहीं जा रहा था वो भी खड़ा हो लिया। तो यहाँ पे वही खेल हुआ। इसने तहरीर चौक पे एक भीड़ विरोध कर रही थी, उस पर तुरंत गोलियां चलवा दी। उसमें कुछ लोग मरे, और फिर तो पूरी कंट्री कहाँ आके बैठ गई? राजधानी में। राष्ट्रपति को लगा कि मरना तय है, क्योंकि बराबर में क्या हो चुका था? गद्दाफी का मर्डर। तो अब ये आम कंट्री नहीं है, ये कंट्री कहाँ जाती है? इस कंट्री से होके पूरे वर्ल्ड का व्यापार चल रहा है। कहाँ से? इस कंट्री में 1876 से एक कैनाल है। क्या? स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल। यहाँ पे स्वेज नहर है, जिसे बनवाया था फ्रांस के एक इंजीनियर फर्मिटेड डिलेप्स ने। फर्मिटेड डिलेप्स। इसका कंसेप्ट था कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है यार, यूरोप से पूरा अफ्रीका पार करो और तब आओ एशिया में। 7,000 किलोमीटर लंबी यात्रा है, तेल लगता है, सामान खराब होता है, समय लगता है।
तो ये सब दिक्कत हो सकती है दूर अगर मिस्र वाले एक काम कर दें। क्या? ये एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है सेनाई पेनिनसुलर। अगर इसका एक भाग खोद दें तो दोनों ओर सी है, मेडिटेरियन सी और रेड सी, इसमें पानी ऑटोमेटिक भर जाएगा। ये साइंटिस्ट जो इंजीनियर था इसकी बात मिस्र ने मान ली और स्वेज कैनाल बनवा दी। कब? 1876 में, जिसने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड रूट क्रिएट किया। और ये बात तुम आज भी ध्यान रखना, तब की तो बात है ही, जब से बनी ब्रिटेन और फ्रांस, क्या सन लिखा हुआ है, ब्रिटेन का राज चल रहा है पूरी एशिया में 1876 में। तो जहां से भी उसका ट्रेड होके जाता हो वहां कब्जा ब्रिटेन खुद करेगी ताकि मेरा ट्रेड ना रुक जाए। तो इसके आसपास इजिप्ट पे भी और यहां भी कब्जा किसका हुआ बैठा है? ब्रिटेन का। ठीक, ब्रिटेन ने इसे आजाद किया 28 फरवरी 1922 को, इजिप्ट को। 28 फरवरी 1922 को इजिप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन। तो तब तक जो कंट्रोल था पूरा किसके अंडर में चल रहा था? ब्रिटेन के। 1876 में क्या बन गई? स्वेज कैनाल। और कब क्या इसे आजाद? 28 फरवरी 1922 को। तो सैकड़ों साल तक खुद चलाई, 50 साल समथिंग के आसपास तक। ठीक, और आज भी इजिप्ट और इसके आसपास के जोन खास महत्व रखते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के लिए। पूरे यूरोप का जो कारोबार है कहां से होता है? स्वेज कैनाल से ही। वर्ल्ड का बहुत बड़ा क्या है? ट्रेड रूट। और कोई सिर्फ हमारे पास से जाएगा तो हमें पैसे देगा, इसे होती है अरबों खरबों की आय। किसे? इजिप्ट को। तो होसनी मुबारक को तैयार किया ब्रिटेन और फ्रांस ने कि आपको हसर करवाना हो लीबिया के जैसा, आप हमारे एलाई कंट्री हो, सहयोगी देश, तो वो काम तुम करने के नहीं। जो हमने यहाँ किया कि ब्रिटेन फ्रांस ने रातों रात अटैक कर दिया अपने आप ही उड़ाने के लिए इसे। ठीक, यहाँ अटैक तो कोई कर नहीं रहा है लेकिन जनता इतनी उद्वेलित है कि आपको मार देगी, तो आप खुद ही क्या कर दो? सत्ता छोड़ दो। इसने सत्ता छोड़ दी। किसने? होसनी मुबारक ने। और फिर सत्ता किसके अंडर में आई? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। ये बताओ इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? क्या नाम था उनका? भारत के 26 जनवरी 2023 के चीफ गेस्ट। बड़ी बात है। इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन थे वो? शायद यही अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। अब ये प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। मिस्र हमारा प्राचीन काल से मित्र है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके भी तुम संबंध देखोगे इंडिया से बहुत कम के खराब मिलेंगे, मैक्सिमम कैसे मिलेंगे? अच्छे संबंध। लेकिन हम तो जरा हमारा से देश है, हमारी तो यहाँ गिनती नहीं हो रही कहीं, ना हमले करवाने में ना बात करवाने, अपने घर बैठे समाचार सुन रहे टीवी के ऊपर, बात खत्म कि आज ये उड़ लिया कल को वो उड़ लिया, छुट्टी। तो सत्ता इसने छोड़ दी और यहाँ पे क्या हो गया? तख्ता पलट। ठीक, घर जाके होमवर्क कर लेना, लिख लो एक चीज, मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकवादी संगठनों की जननी है। मुस्लिमों का एक आतंकवादी संगठन है जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, चाहे लादेन का हो चाहे अन्य हो, सबके तार जहां जुड़े हुए हैं वो है कौन? मुस्लिम ब्रदरहुड। जिसकी तुलना हाल ही में किसने कर दी थी? कांग्रेस वालों ने। किससे? आरएसएस से, कि ये भी ऐसे काम कर रहे, कट्टरपंथ के ये भी ऐसे कर रहे, जिसकी बहुत विरोध हुआ, बुराई हुई इत्यादि। ठीक, तो मुस्लिम ब्रदरहुड एक आतंकवादी संगठन है, धर्म के नाम पे चलता है। कहां से? इजिप्ट से।
ठीक, सत्ता इसके हाथ में आ गई थी बीच में, जो फिर पलट के कहाँ आ गई है, इनके हाथ में, अब्दुल फतेह अल सीसी के। तो तख्ता पलट कहाँ हुआ तुरंत ही, मिस्र में। अरब क्रांति कहाँ आ गई, एक के बाद एक के बाद एक कंट्री में क्या जा रही है, अरब रेवोल्यूशन। 30 साल का राज था, खत्म हो गया। 24 साल का राज खत्म, 42 का तो वास्तव में क्रांति थी, और क्रांति का नाम ही क्या पड़ा, अरब रेवोल्यूशन या अरब क्रांति। अब क्रांति सेम टाइम पे तुरंत कहां पहुंच गई, जिसके लिए सारी कहानी पढ़ रही है, कौन, सीरिया। और तुम सुन रहे कि सीरिया में तो सिया कितने हैं, बस 4%। सीरिया में तो सिया 4% है, 65% कौन है यहाँ पे, सुन्नी, और 18% कौन है यहाँ पे, कुर्द। तो बस अब एक मैप की जरूरत है सीरिया के। मैप आपको देखना बहुत जरूरी है, और मैप का ही सारा गेम है ये। आप एटलस तुरंत लो एकदम, आपको एटलस की बहुत जरूरत है। जितने भी ये फोटो हैं मैं सारे आपके पास भेज दूंगा, आपके मेहनत और टाइम बच जाएगा। इसकी जरूरत है फिलहाल अब जो हमें। सीरिया में चमत्कार चल रहे हैं, तुमने देख लिया इससे पहले ही, कब से, 1971 से और 2011, आज की बात नहीं कर रहे हैं, अरब क्रांति तक कौन बैठा, 71 से लेके 2000 तक तो हाफिज अल असद, और 2000 से 2011 किसे आ चुका है, बशर अल असद, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। तो सीरिया में 4% लोग जो हैं वो राज कर रहे हैं पूरी सीरिया के ऊपर। ईस्टर्न हिस्से में कौन है, कुर्द। लेकिन हथियार नहीं करे क्या, इनसे लड़ेंगे, इन पे सेना है, एयरफोर्स है, सब कुछ उड़ा देंगे तुरंत ही, टैंक है, हर चीज है। तो सुन्नी भी और कुर्द भी चुप हैं, क्योंकि कमांड किसके पास है, सियाओं के, और अब से नहीं, लंबे टाइम से बहत फैमिली के पास। तो एक सिटी पड़ती है दारा, दारा सिटी। इसमें अरब क्रांति चल रही थी, फरवरी की बात थी, एक यूनिवर्सिटी के छात्र ने स्प्रे से दीवार पे एक कविता लिख दी कि बसद अब के तेरी बारी, बसद अब के तेरी बारी। बस ये बात सुनते बस घबरा गया, उसने तुरंत ही पुलिस भेजी, और यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र तुरंत पुलिस पकड़ के ले गई हॉस्टलों से, और उनके विरोध में, इस घटना के विरोध में, इसकी वीडियो कहां पड़ी हुई है, नेट जियो, नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री है, राइज एंड फाइल ऑफ सीरिया या ISIS। तो तुरंत ही सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठे हो गए, और उनकी वीडियो में उनकी माँ कह रही बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना, हम रहते हैं यहाँ पिछले 50 साल से, हमें पता है बाहर निकले तो सेना तुरंत आएगी और गोलीबारी होगी, और तुम में कोई नहीं बचनेगा, ये सरकार सुनने वाली नहीं है, तुम विरोध बिल्कुल ना करो। वे बच्चे मानते नहीं हैं, उनकी माता और पिता कहते हैं ठीक है फिर हम भी साथ ही चलेंगे, वहां कुछ होगा तो हिंसा होते ही पुलिस को बहाना मिलेगा, मिलिट्री को। तुरंत ही एक मार्च निकल रहा था स्टूडेंट्स का, जस्ट ओनली, उसमें कोई आतंकवादी बिल्कुल भी नहीं था, और उस पे बसत ने टैंक चलवा दिए, यानी एकदम गोलीबारी हुई, और 50 आदमी मौके पे ही मरने शुरू। और अब तो कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू, क्या शुरू, सब सुन्नी खड़े होते चले गए कि इस प्रकार से लोग मारेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और 1 साल तक संघर्ष क्या चल रहा था, छोटे मोटे लेवल पे, और फिर दुनिया में कहीं झगड़ा हो जाए और वहां अंकल सैम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत दिनों से, कब से, क्या सन लिखा हुआ, 71 से। अब तुम फिल्म में थोड़ा सा वहां रुक के आगे आ जाओ, बराबर में एक देश है कौन, इराक, यहां रूल कर रहा था, 11 की बात चल रही है, और 11 से कुछ पहली बात चल रही है, सद्दाम हुसैन। ये कब मरा, 2009 के आसपास, 9 से पहले कौन चल रहा था,
सद्दाम हुसैनी। बराबर में है ईरान। ईरान में कौन है? शिया, जो फुल्ली एंटी अमेरिका है, टोटल पूरा ईरान एंटी अमेरिका है। यहां भी इराक में 60% कौन है? शिया। इराक में 60% शिया है। ईरान में भी कौन है? शिया है। तो जितनी भी शिया कम्युनिटी है ये टोटल अगेंस्ट में है यूएसए के। और कोई शियाओं के विरुद्ध जंग छेड़ दे और शियाओं के ठेकेदार ना आए, कौन है वो शियाओं का ठेकेदार? ईरान, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 शिया कंट्री। उसने इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जब तुम्हारे खिलाफ ये हमला करेंगे तो हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। और जिनके दुश्मन हैं वो क्या आ लिए कि चिंता ना करो तुम्हारे वाले हम करेंगे। फिर तो यूएस से कहां आ लिया? इनके साथ। अभी क्या देखा? वो लीबिया के ऊपर बम बरसाता है, उन्हें सपोर्ट करता है मारने वालों को। यहां कौन मर रहे हैं? गद्दाफी कौन था? सुन्नी, वहां उसे मारा। और अब यहां साथ में किसे खड़ा है? सुन्नियों के। तो ये किसी का भी नहीं है। इसके बारे में कहावत है, ठीक, कि नो परमानेंट एनिमी और नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली अमेरिकन इंटरेस्ट। जहां यूएसए के इंटरेस्ट थे वही हमारा दोस्त है बस, वो चाहे कोई हो, शिया हो चाहे सुन्नी हो। ठीक। अब जैसे ही सुन्नियों पे बाकायदा हमले हो रहे मिलिट्री के, बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो जो सुन्नियों का ठेकेदार है वो साथ में आ जाए तुरंत एकदम। कौन है? सऊदी अरेबिया। अब तुम थोड़ी सी बात समझो, किसी भी देश में, किसी भी आदमी में, किसी भी कम्युनिटी में झगड़ा हो जाए, अभी आप और हम सब जा रहे थे, हमारे किसी से झगड़ा हो गया, झगड़े में हम मरे जिए कुछ भी हो जाए, वो एट वंस की बात है। वो एक फेज था, ना हम पे गुस्सा कंट्रोल हुआ ना उस पे हुआ, हम मर गए, वो मर गए, 2-4 और मर गए, ये तत्कालिक घटना है। लेकिन जब ये खेल लंबा शुरू हो जाए, जब किसी भी देश के अंदर सिविल वॉर आ जाए और सिविल वॉर भी थोड़ी लंबी खिंचनी शुरू हो जाए, तो जितनी पार्टी के भी यहाँ इंटरेस्ट हैं वो सब इसमें कूदती जाएंगी। तो अब सीधा क्या बन गया? जंग का अखाड़ा, जिस अखाड़े में हम दो ही पार्टी नहीं है, बशर अल असद वर्सेज सुन्नी सीरिया के। अब इसमें सारी पार्टी आ ली हैं। अब इन्हें मिलने शुरू हो गए हथियार। हथियार चलाएं कैसे, ट्रेनिंग कैसे लें। अब ये बताओ, जिस देश में 1971 से एक राज कर रहा है राजा, फिर उसका पुत्र आ गया राजा राज करने के लिए, बशर अल असद, इसकी सेना के अंदर सुन्नी लोग भी थे, कमांडर तक थे। ठीक। जैसे ये पता लगे कि सुन्नी को पूरे देश में खुद सेना मार रही है, तो कमांडरों ने सेना छोड़नी शुरू कर दी। तो बहुत बड़ी मात्रा में सेना से लोग बाहर होना शुरू हो गए। वहां कौन बचे? केवल सिया सिया बस। और सुन्नियों ने आम जनता का साथ देना शुरू कर दिया, ट्रेंड फोर्स में, जिस पे हथियार चलाने आते हो, हथियार लूट लिए और एक बनाया संगठन अपना, जिसका नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी, FSA। लिखो बस बातचीत। FSA 29 जुलाई 2011। पढ़ाई मजेदार है, बहुत बढ़िया। ये जैसे फिल्म चल रही हो, फर्स्ट क्लास, गोला बारी, हमला, गोला बारूद, वहां वो मर गया, यहाँ मर गया। ठीक है, बस किताब में कुछ नहीं है इसका। जो भी किताब आप पढ़ोगे वहां क्या दे रखा कि सीरिया की 4 बातें हैं, हम तो जिस कंट्री से होकर निकलेंगे वहां से कंप्लीटली, कल को मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूं तो मैं सब पता होगा, इसका भूगोल भी, इसका झगड़ा भी, इसका कंटेम्प्रेरी इशू भी। एक संगठन बना फ्री सीरियन आर्मी। अब जहां भी कोई प्रोटेस्ट होता तो उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हीं के आदमी खड़े होते साथ में, और वो कौन थी? फ्री सीरियन आर्मी, जिसे हथियार, पैसा, बैकअप मिलना शुरू हुआ किससे? यूएसए से और सऊदी अरेबिया से। किसके अगेंस्ट में? सऊदी अरब तो खपा है बस एक ही देश से, उसका नाम है ईरान। तो जब ये दो बूस्ट करना शुरू करते हैं वो ताकतवर रूप से, किसे? इन्हें रॉकेट लॉन्चर हो, AK-47 हो, गोलियां हो, दुनिया भर के हथियार यहां बिकने शुरू। और हथियार बेचने वाला कौन है? अमेरिका। झगड़े होंगे, हथियार बिकने वाले हैं। $800 करोड़ के हथियार किसने बेच दिया? अकेले अमेरिका ने, इस वार के अंदर ही, कि मरे कोई भी हथियार चलेगा हमारा ही। तो वो तो क्या बेच रहा है अपने बड़े आराम से? हथियार। ऊपर से प्लेन आया, इन्हें भेज रखी लोकेशन GPS की, यहां हथियार पड़े मिलेंगे, खाते में भिजवा दो पेमेंट, बात खत्म। कौन भिजवा रहे हैं? इनके अब्बा, सऊदी अरेबिया। इसके पास पैसा है, फंडिंग करता है बड़ी मात्रा में।
ठीक, इन्हें हथियार पैसा मिलना शुरू हुआ और ये आदमी जो केवल 4% थे और आर्मी टूट के भाग गई आधी, ये कमजोर पड़ना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ से कमांड छूटती चली गई और इसे लगा कि मामला खत्म हो लिया। लेकिन तभी बीच में कौन कूद पड़ा? जब ये कुछ गड़बड़ करेगा तो इसका भी एंटी पार्टी है। कौन आ लिया? रशिया ज्वाइन द वार। किस डेट को? 30 सितंबर 2015। और अब क्रांति व्रांति खत्म हो लिया। अब तो एक नया खेल चल पड़ा यहाँ पे, एरिना ऑफ वर्ल्ड पावर्स। जो दुनिया की पावर से क्या बन गया उनका अखाड़ा। तो 30 सितंबर 2015 को सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट की सपोर्ट में कौन आ गई? रसिया। और अब हेडिंग डालो छोटा सा एक, वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप ये कौन है? फिलहाल सुर्खियों में चल रही जबरदस्ती है। वैगनर चीफ ये कह रहा है मैं बनूंगा राष्ट्रपति यूक्रेन का, और पुतिन कह रहे हैं पक्का तो ही बनेगा। इसे निपटा जा रहा है एक बार पहले, किसे? जेलेंस्की को। और वो कह रहा है बिल्कुल चिंता ना करो। तो तुम बताओ, तुमने हाल ही में सुना कोई कि ये वैंगर ग्रुप क्या है या वागनर ग्रुप क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग। कब बने? सिंपल शब्दों में बिना लिखे मैं आपको बताऊं, लिखवाना मुझे भी, कि जो एक्स सर्विस मैन हैं वो लोग सर्विस छोड़ चुके हैं और पूरी ट्रेनिंग उनके पास सब कुछ है। तो ये पुतिन की प्राइवेट आर्मी है जो पुतिन के इशारे पे पूरे वर्ल्ड में लड़ रही है। कम से कम 28 कंट्री में लड़ रही है, दो चार नहीं। इनकी स्ट्रेंथ 50,000 के आसपास है। ठीक, और येवगिनी इनके प्रेजेंट हेड है। लिखो, इट इज ए प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप which called mercenaries, which called mercenaries। ध्यान रखना, अगर ये वर्ड तुम कहीं भी सुनोगे मर्सिनरी, तो जो मर्सिनरीज होते हैं वो कौन होते हैं? भाड़े के सैनिक, किराए पे काम करते हैं पैसे लेकर। पैसा भी छोटा मोटा नहीं, तकड़े वाला पैसा। कितना पैसा देखना जरा। यह है हिंदी में, यह है निजी मिलिट्री कंपनी है जो मिशनरी या भाड़े के सैनिकों के रूप में कार्य करती है। इट इज आल्सो नोन एज द प्राइवेट आर्मी ऑफ पुतिन। इट इज आल्सो नोन एज द प्राइवेट आर्मी ऑफ पुतिन एंड इट्स स्ट्रेंथ आर 50,000। और इसकी संख्या वर्तमान में 50,000 है। यह 1 मई 2014 को बनाई गई है। 1 मई 2014 को बनाई गई है। इट इस्टेब्लिश 1 मई 2014 एट द टाइम ऑफ क्रीमिया वार। क्रीमिया वार, एट द टाइम ऑफ क्रीमिया, CREMEA, क्रीमिया, मी ई ए, क्रीमिया वार। इसका गठन 1 मई 2014 को क्रीमिया युद्ध के समय हुआ। क्रीमिया युद्ध के समय हुआ। इट्स हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। जरा उसे गर्म पानी बोल दिए प्रशांत। सेंट पीटर्सबर्ग। हेड येवगिनी येवगिनी प्रिगोजिन।
रशियन नाम है ये, वहां समझ में नहीं होते कोई भी। येवगिनी प्रिगोजिन, येवगिनी प्रिगोजिन। कितना पैसा लेते होंगे लोग ये, जब बुलाने पड़ जाए किसी को? $5 लाख पर मंथ पर सोल्जर। तो किसी को भाड़े पे रखने हो तो खर्च करने पड़ेंगे करोड़ों। इतने अत्याधुनिक हथियार इनके पास हैं जो आम मिलिट्री के पास भी नहीं है। अब क्यों ये बनाए गए, क्या बातचीत है, जरा 2 मिनट के लिए सुन लो आप। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भविष्य में ऐसी मिशनरी खड़ी होने वाली है। जो खेल रूस ने शुरू कर दिया है, क्या, एक एरिया है छोटा सा, जो मैप पे मैं आपको दिखा चुका हूं कई बार। जो एरिया किसका है, था तो वो एरिया किसका, यूक्रेन का, क्रीमिया। लेकिन यहां रशियन मदरलैंड या लैंग्वेज के लोग ही रहा करते थे। तो 2014 में रूसी राष्ट्रपति ने इसका विलय कहां कर लिया, रूस में। और उसी दिन से रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा दिए यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए ने 2014 से। अब यहां अगर रशियन आर्मी कोई एक्टिविटी करती है तो कौन होता है बदनाम, रसिया। अब अगर कोई अन्य काम करे तो इन्हें कहो, हम मिलिट्री विलिट्री कहते ही नहीं इन्हें, रूस क्या बोलता है इन्हें कि ये तो कौन लोग हैं, ये तो फाइटर्स हैं, अपनी मदरलैंड के लिए लड़ रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, कहां से आए। यानी इनसे पल्ला झाड़ना बड़ा आसान है। कोई मर जाए कोई बात नहीं, जी जाए कोई बात नहीं, किसी को मेडल मिलना नहीं है तो क्या मिलते हैं, सीधे पैसे। तो आज भी फ्रंट पे जहां लड़ रही है पूरे यूक्रेन में, वो कौन लड़ रहा है, वैगनर ग्रुप। और उसका मालिक खुद कहां है, वार जोन में, येवगिनी। और जो चाहता है क्या बनना, यूक्रेन का राष्ट्रपति, जो पुतिन के सबसे क्लोजेस्ट आदमियों में से एक है। और वैगनर ग्रुप ने ही अभी हारती हुई बाजी को पलट दिया है। एक जगह पड़ती है बाकमुत, बाकमुत एक रिवर किनारे की बेल्ट है। जो रिवर सीधी कहां जा रही है, कीव, राजधानी है किसकी, यूक्रेन की। और फिर रिवर का नाम क्या है, डनीपर, नीपर रिवर है, डी साइलेंट है इसके अंदर। नीपर रिवर कहां जाती है, सीधे एकदम कीव। तो बाखमुत जीतना मतलब ईस्टर्न यूक्रेन अब चला गया है खत्म यूक्रेन के हाथ से। और उसे कौन जीत चुका है, लगभग क्लियर एंड आउट, रसिया। और उसे दोबारा जीतना भी इनके बस की बात नहीं है। ठीक, तो अब ये चाहते हैं कि आगे राजधानी पे कब्जा करें, पूरा यूक्रेन अपने अंडर में ले, और या तो इसे मारे या यहां से भाग जाए। कौन, यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इसका बहुत बड़ा हाथ है वैगनर ग्रुप का। तो हम तो क्या कहानी पढ़ रहे, ये कब की बात है, ये बन चुके 1 मई 2014 को। कब बन गए, जब क्रीमिया को रूस ने अपने अंडर में मिलाया, ठीक, उससे बचाने के लिए एक प्राइवेट आर्मी भेजी वहां पे पैसे देके, क्लियर बात। तो जैसे ही 2015 में यहां पे ये ट्रेंड फोर्स आनी शुरू हुई, जिस देश पे तेल भी है गैस भी है तो पैसे की तो कोई दिक्कत है नहीं, सत्ता हाथ से जाने वाली है। और हसर हमने देख लिया है किसमें, लीबिया में। क्या हो सकता है, लोग टांगे फिरे खींचे फिरे किसे, बशर असद को। तो यहाँ पे जब से ये साथ में आई 2015 से, इसने पूरा गेम पलट के रख दिया। यूएसए के सपने भी, अरेबिया के सपने भी, सब खत्म। और एक करके रूस ने अपनी पूरी मिलिट्री सपोर्ट भी दे दी इसे, लड़ाकू विमान भी, टैंक भी, सब हथियार, गोला बारूद, इसे बूस्ट मिलना शुरू। बैकअप कहां से मिलना शुरू होगा, ईरान से। अगर सऊदी अरब इन्हें करेगा तो इन्हें हम करेंगे। और 2019 आते आते पूरा गेम पलट के रख दिया। बशर अल असद सत्ता में बिल्कुल डेडली डेफिनेटली आ चुका है, खेल खत्म इन सब का, छुट्टी, सब उड़ा के रख दिए। लाखों लोग उड़ा दिए, लाखों लोग मार दिए, कितने लोग मर गए हैं, कुछ आंकड़े लिखो। आज की तारीख में 2023 तक सीरिया के अंदर 3 लाख लोग मर चुके हैं। अनऑफिशियली जो रियल आंकड़े हैं वह 5 लाख प्लस हैं। 3 लाख तो सरकारें कह रही हैं,
5 लाख लोग मर चुके हैं। ठीक, लगभग 70 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपना घर छोड़ चुके हैं। 70 लाख लोग कहां पे? यहां पे। 90% जनसंख्या अंडर पॉवर्टी आ चुकी है। और सीरिया में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट। भूखे मर रहे हैं लोग, बुरी हालत है। वार जोन में कौन हेल्प करने जाए, संभव ही नहीं है। लाखों बच्चे मर चुके हैं, लाखों बच्चे मर चुके हैं। ठीक, और मर कौन रहा है? तुम फिल्म समझ गए, सुन्नी। अगर सुन्नी मर रहा है तो सुन्नियों का ठेकेदार बराबर में बैठा है, बॉर्डर लगा हुआ है बाकायदा उससे। इसका कौन है? वो सऊदी अरेबिया। वो एक को भी एंटर नहीं करवा रहा अपने यहां, केवल लड़वाता है, पैसे देता है। लेकिन जब शेल्टर देने की बात आए, जितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं, 50% कंट्री देश छोड़ चुकी है। इस देश की जो पॉपुलेशन है वो 2.2 करोड़ है, 2.2 करोड़ एज पर 2011। तब की बात है, उसके बाद तो संख्या काउंट ही नहीं हो पाई। तो 2 करोड़ में से लगभग आधे के आसपास देश छोड़ चुके हैं। 3 लाख मर चुके हैं। 90% कहां जी रहे हैं? खाने तक को नहीं है, बुरी हालत है। और कहां पड़े बेचारे? पलायन करके। ये हाल है जरा जरा से बच्चों का। अगर आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो टॉपिक कभी दिमाग में रहने का ही नहीं। कि ये जस्ट बातें नहीं हो रही, किसी पे बम बरस रहे हैं ऊपर से और लोग मर रहे हैं। ठीक, क्या? तो मिसाइलें गिर रही हैं दमादम और लोग जान बचा के भाग रहे हैं। एक अवार्ड मिला बहुत बड़ा, एक संस्था यहाँ काम कर रही है। यूपीएससी ने क्वेश्चन कहाँ पूछा है? प्री के अंदर, सीरिया वार से ही। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यानी अब बहुत सारे संगठन जो लड़ाई के बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, वो जहां घायल रहते हैं तुरंत एम्बुलेंस लेके जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड से आ रखे हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं। किस रूप में? डॉक्टर्स, नर्सेज एटसेट्रा के रूप में, ऐसे बच्चों की इत्यादि की। और ऊपर से बम बरस रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में किसका नुकसान हो रहा है? बच्चों का। ठीक, जिसमें कुछ फोटो बहुत वायरल हुई है कि एक छोटा बच्चा अपने घर में बैठा है, अपनी जरा सी बहन को लिए दीवार से लगाए अपने अंडर में। मिसाइल से रुकने वाला कुछ है नहीं, लेकिन उसका वो फोटो किसी पत्रकार ने खींचा और भेज दिया। यानी अब यहाँ तब से वार चल रही है। और इवन बशर अल असद ने, बशर अल असद ने यहाँ पे केमिकल वेपन के कम से कम 100 से अधिक अटैक कर दिए हैं। केमिकल वेपन, केमिकल वेपन क्या होते हैं कि एक बार किसी एरिया के ऊपर केमिकल वेपन लगे तो बस मुंह से झाग निकल रहे हैं, सांस नहीं आ रही है, लोग पानी पानी डाल रहे हैं, तरफ रख के मर रहे हैं लोग बुरी हालत से। और ये केमिकल अटैक कौन करवा रहा है? अपने ही देश का राष्ट्रपति, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। ये निकल रहे हैं वहां पे फ्रीडम मार्च। क्या निकल रहे हैं? फ्रीडम मार्च, कि हमें चाहिए आज़ादी, हम आतंकवादी नहीं है। कौन? जो वहाँ की आम जनता है, छोटे छोटे बच्चे और अन्य लोग। ये पड़े हैं सीरिया के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की रिफ्यूजी कैंपों के अंदर। यानी क्या आलम है और कितनी भयंकर वार चल रही है। कहाँ पे? सीरिया में, जिसमें 3 लाख लोग मर चुके हैं और बुरी हालत है। जरा जरा से बच्चे नर की हालत में हैं। जहाँ स्टार्टिंग में तो लोगों ने बहुत हेल्प की और अब वहाँ हेल्प देने वाला भी कोई नहीं है। और ये लोग स्टार्टिंग में नेता बनने के चक्कर में तुर्की ने अपने यहाँ शेल्टर दिया इन्हें। कहाँ फिर रहे हैं? फोटो राइटर्स का। और लोग इलीगल रूप से समुद्र को पार करके क्या चाहते हैं? शरण लेना यूरोप में। और यूरोप के जो कंट्री हैं इनके ऊपर बढ़ चुके हैं कि वो कह रहे हैं तुम सब आतंकवादी हो और हम तुम्हें शरण देने के ही नहीं। यूरोप में दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस चक्कर में ब्रिटेन भी, इस चक्कर में ब्रिटेन भी बाहर निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से प्रवासियों के मुद्दों पे। उसे कहा गया था 20,000 आदमी रखने पड़ेंगे तुम्हें, उसने कहा हम नहीं रखते एक को भी। ठीक, क्या? ये इनका अपना मैटर है, खुद देखें अपने आप। और कहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ और कहाँ अन्य चीजें। ठीक, किसकी बात चल रही है? ये है वो गुट जो सीरिया को डोमिनेट कर रहा है। कौन?
पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति अर्दोगन, यानी इन्होंने पाला बदल लिया। किसके पक्ष में फिलहाल अब जा? रशिया के, जबकि हैं कौन? एक नाटो मेंबर। इन्हें मनाने के लिए, दुनिया भर की सहायता के लिए, जितने भी ये कैंप है स्टार्टिंग में सुन्नियों का मसीहा बनने के लिए अर्दोगन ने लगवाए। 38 लाख लोग कहाँ पड़े हैं आज? इन कैंपों के अंदर, नरकीय हालत में। और अब जो बॉर्डर्स हैं टर्की के, वो किससे लग रहे हैं? ग्रीस से। और लोग यहाँ से ग्रीस में और कहाँ ना पहुंच जाए, बॉर्डर ग्रीस ने कर दिए सील। लोग कहाँ जा रहे हैं? सी से, इलीगल रूप से, रात रात भर जान जोखिम में डाल के। जिसमें तुम नेट पे डाल के देखना अपने घर जाके, एक नाम नोट कर लो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है अब जा। ऐलान तुर्की। जिस समुद्र में होकर जाते हैं ये, उस समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े आते हैं टाइड्स, और रात के समय टाइड में एक फैमिली नौका के अंदर बैठी है इलीगल रूप से, भयंकर वाला उथल पुथल सागर में हुई, नौका पलट गई, सब डूब के मर गए। उस बच्चे की लाश सुबह सुबह कहाँ मिली? कोस्ट के ऊपर उल्टी पड़ी हुई, छोटा सा बच्चा है, रेड रंग की शर्ट पहन रखी है। बच्चे का नाम क्या था? ऐलान तुर्की। पूरी वर्ल्ड मीडिया के अंदर इसकी फोटो चली कि ये है वार का हस्र, जो लोग वार में घी डाल रहे हैं, अमेरिका या अन्य पार्टियां, उसे कौन भुगत रहे हैं? जरा जरा से बच्चे। ठीक क्या? ऐसे ऐसे बच्चे जिन्हें पता भी नहीं वार क्या होती है। तो वार का सबसे खतरनाक चेहरा जहां देखने को मिल रहा है वो कौन से एरिया है? आज वर्ल्ड का मोस्ट डिस्टर्ब एरिया कौन सा है? सीरिया, जहां पे बहुत बुरी हालत है। ठीक, और इनकी हेल्प करने कोई नहीं आ रहा है। तो फिल्म में थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, और जरा देखो। अभी इतनी बात में कोई दिक्कत हो बता दो आप। कि फिलहाल बशर अल असद गवर्नमेंट ने सत्ता ओवरटेक कर ली है, बिल्कुल पूरी तरह से। जितना भी विरोध था, आतंकवाद या कुछ भी का आप कह लो, वो सब खत्म कर दिया है, और अब कंप्लीट पूरा अंडर में है। रशियन ट्रूप्स यहाँ से वापस जा चुके हैं सत्ता से सौंप के। लेकिन फिल्म में कुछ चीजें बाकी हैं। क्या? सीरिया के बारे में दो चार बातें हैं, जरा वो नोट कर दो आप बस। भूगोल तो कुछ है ही नहीं सीरिया का। सीरिया इज द लैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। सीरिया इज द लैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया। सीरिया प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है। और दुनिया भर के लोग इस सीरिया में, ऐसे ऐसे स्थान हैं जो सबसे प्राचीन हैं, उस प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो बचे रह गए हैं। और ऐसी एक सिटी है, कहाँ पूछा? यूपीएससी ने प्रीम पूछा उसका नाम। आपके पास पेपर होना बहुत जरूरी है 2010 से लेके और वर्तमान तक के, तो आपको कम से कम आइडिया मिले। 2016 में, 17 में, 18 में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए। जो भी सुर्खियों में होगा यूपीएससी पूछेगा कि आप वहां तक पहुंच पाए कि नहीं। इसका एक सिटी है पलमीरा, जो फेमस है। दुनिया भर के टूरिस्ट देखने जाते थे दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस और उसके लैंडमार्क। कुछ किसी महल के 4-5 स्तंभ से खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या थे? अलग अलग पेंटिंग्स, पुरानी पुरानी चीजें, वो सब खत्म हो चुकी हैं। सबको आतंकवादी इलीगल रूप से बेच रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी दुनिया के धरोहर, बहुत सारे सामान आर्कियोलॉजी के, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। उखाड़ के ले गए सामानों को, चीजों को। पलमीरा शहर नष्ट कर दिया। देखो, एज लाइक पलमीरा, जैसे कि पलमीरा सिटी, जैसे कि पलमीरा सिटी। द इकोनॉमी ऑफ सीरिया डिपेंड्स ऑन ऑयल एंड गैस। सीरिया की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर आधारित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ठीक। और इतने संकट के बावजूद भी यहां लिखो, रिसेंटली सीरिया फेस द
devastating earthquake on 6 फरवरी 2013 23 6 फरवरी 2023 को सीरिया में भयंकर भूकंप आया। कितना? 7.8 मैग्नीट्यूड का। ड्यू टू विच 50,000 पीपल डाइड इन टर्की एंड सीरिया, जिस कारण से तुर्की व सीरिया में 50,000 लोग मर चुके हैं। स्पेशली इन सीरिया 24,000 डाइड एंड 40,000 वाउंडेड, जिसमें से सीरिया में 24,000 मृत्यु हुई है और 40,000 लोग घायल हैं। अब तुम कमाल देखो, दुनिया में किसी भी देश ने यहाँ कैंपेन नहीं चलाया है, किसी भी देश ने हेल्प के लिए नहीं गया है, क्योंकि वार जोन है, भयंकर समस्या है, तो कौन जाके वहां फंसे। ठीक, सबने हेल्प किसी की है? टर्की की। हम भी कहाँ गए? ऑपरेशन दोस्त टर्की में, गांजिया टेप में, और यहाँ कोई नहीं गया, ना हम गए। ठीक, 70% ऑफ सीरियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन ह्यूमन एड। 70% ऑफ सीरियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन ह्यूमन एड। सीरिया की 70% जनसंख्या मानवीय सहायता पर निर्भर है, मतलब कोई कमाई नहीं है उनकी, कोई दुनिया में दान दे दे तो वो रोटी खा ले। अब अगला कंट्री कौन है? सीरिया में फिल्म बची हुई है फिलहाल अभी, हमें पढ़ना है इराक, लेकिन इराक की कुछ बातें बहुत लंबी हैं, वो पूरी एक क्लास लेंगी। सीरिया का भूगोल या अन्य इतना है, बराबर में कौन सा कंट्री है पूरा पूरा? इराक। ठीक, अब सीरिया समझ में तब आएगा जब क्या पढ़ लेंगे? इराक। तो कल हर एक आदमी पढ़ के आना, क्या? इराक पढ़ के आना। तुम्हारे पास पीडीएफ भेज रखी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तुम्हें मैंने 2 वीडियो भेज रखी हैं, जितने भी ये फोटो हैं मैं तुम्हें सबको अभी भेज दूंगा क्लास के पश्चात। पढ़ के आओगे, एटलस के ऊपर कुछ चीज़ों को देखोगे तो जहां से निकलते जा रहे हो इसमें ऐसी एक भी चीज़ नहीं जिसे आप भूल जाओ। हर बात इतनी इंटरेस्टिंग है। ठीक, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ है तुम ढूंढते रह जाओगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी बहुत ही है, बाकी तो पूरी कहानी और चीज़ों की है। ठीक, कल को हम जब भी पढ़ेंगे आयार या अन्य तो आपके दिमाग में सब क्लियर है बस। ठीक है, कल मिलते हैं।